बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टैक्स अकेडमी के आज के सेशन के साथ हम आपके पास हाजिर खिदमत हैं। जैसा कि आपके इल्म में है कि हम फिनांस बिल 2022 को सेक्शन टू सेक्शन हर अमेंडमेंट को देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं और उसको केस लाज अमेंडमेंट्स के साथ समझने की कोशिश कर रहे हैं सर मंशा सुखेरा साहब से। तो आज के सेशन का बाकायदा आगाज़ हम तिलावत कुरान पाक से करते हैं। मैं मोहतरम ज़ीशान वड़ाइच एडवोकेट उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और तिलावत कुरान पाक से सेशन का आगाज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाहु खैर। तमाम हाज़रीन से गुजारिश है कि एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक ज़रूर पढ़ लें। वसल्लि अला वसल्लि अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फ़िनांस बिल 2022 के हवाले से आज हमारा तीसरा सेशन है। जो पहला सेशन था उसमें हमने फ़िनांस बिल की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड है उसको डिटेल से डिस्कस किया था और सेक्शन 7E तक जो डीम्ड हमारी रेंट के हवाले से एक प्रोविज़न आई है। तो इसलिए जो दोस्त कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री उसकी देखना चाहें या सेक्शन 7E को भी ख़ुसूसन डिटेल देखना चाहें तो वो उस दिन बहुत डिटेल से डिस्कस हुआ है और वो पार्ट 1 के नाम से पाकिस्तान टैक्स चैनल पे यूट्यूब पे वो अवेलेबल है। और कल हमने 7E से ऑनवर्ड सेक्शन 111 तक जो है फिनांस बिल का पोर्शन देखा था। आज हम सेक्शन 113 से ऑनवर्ड शुरू करते हैं ताकि हम फिनांस बिल को कोशिश करके ख़त्म करने की तरफ चले। जिस तरतीब से हम चल रहे हैं उम्मीद तो बड़ी है कि अभी 2-3 प्रोग्राम सेशन हमारे होंगे कल, लेकिन बहरहाल हम ऑफ़ करेंगे वो प्रोग्राम। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे मंगल बुध और जुमेरात 3 दिन जो है हम आगे अगले वीक में सर से इजाज़त लेके इंशाल्लाह वो कर लेंगे। तो सर मैं गुजारिश करूँगा सर मंशा सुखेरा साहब से क्यों आएँ और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की जो तरामीम है सेक्शन 113 ऑनवर्ड हमें रहनुमाई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम ऑनरेबल मेंबर ऑफ पाकिस्तान टैक्स चैनल, अस्सलाम वालेकुम। तो हम शुरू करते हैं जहाँ से हमने ख़त्म किया था। तो नेक्स्ट जो है हमारा वो टॉपिक है मिनिमम टैक्स अमेंडमेंट इन सेक्शन 113 है ना। ये 113 इन सब सेक्शन बेसिकली क्लास सी बेसिकली कैरी फॉरवर्ड को डील करती है कि आप जो जितना मिनिमम टैक्स आप अदा करते हैं, अगर सब्सिक्वेंटली मिनिमम से ज़्यादा आपका नॉर्मल टैक्स ज़्यादा हो जाए तो जितना आपका ज़्यादा हुआ है वो अगले 3 या 5 सालों में आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो वो कैरी फॉरवर्ड की जो पहले आपको एक बेनिफिट था जो आप कर सकते थे, जो राइट दिया हुआ था, वो बिट हो गया। अब इसमें क्वेश्चन एक क्वेश्चन आएगा कि क्या ये प्रॉस्पेक्टिव है या रिट्रोस्पेक्टिव है। तो मेरे ख्याल में क्योंकि ये सब्सटेंटिव राइट था जो स्टैच्यू ने दिया हुआ था टू द टैक्स पेयर कि वो कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, तो यहाँ क्योंकि मेंशन नहीं है, हमने सेक्शन 1 भी पढ़ा था कि जहाँ कहीं मेंशन नहीं होगा तो ये सब्सिक्वेंट अप्लीकेबल होगा। तो ये टैक्स ईयर 2023 ऑनवर्ड जो होगा उसमें अगर कोई इसी तरह का आपके मिनिमम टैक्स दिया हुआ है तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। पुराने वाले जो हैं वो कैरी फॉरवर्ड ऑनवर्ड हो सकते हैं। वैसे भी प्रॉस्पेक्टिव रिट्रोस्पेक्ट के रिलेशन से हमने बेसिक 3 प्रिंसिपल पढ़े थे। पहला प्रिंसिपल ये है कि जहाँ सब्सटेंटिव अमेंडमेंट हो, सब्सटेंटिव मीन जो राइट और लाइबिलिटी को अफेक्ट करती हो या आपके राइट को कर्टेल करती हो या लाइबिलिटी को इन्हांस करती हो, तो ऐसी चीज़ या आपके जो वेस्टेड राइट हैं या एग्जेम्पशन हैं या आपके क्रेडिट्स हैं या अलाउइंग एक्सपेंस उसको टेक अवे जो अमेंडमेंट करती हो उसको हम सब्सटेंटिव कहेंगे। और सब्सटेंटिव अमेंडमेंट जो होती है ऑलवेज प्रॉस्पेक्टिव होती है अनलेस लेजिस्लेटर ने बाई एक्सप्रेस वर्ड या बाई इम्प्लीकेशन थ्रू लैंग्वेज उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ना दिया हो। तो यहाँ क्योंकि ओमिशन ही है तो ऐसी कोई वर्डिंग नहीं है जिसमें कहा हो कि ये पिछली से भी अप्लीकेबल होगा, पिछले सालों का भी आप कैरी फॉरवर्ड एडजस्ट नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है। तो वो आपका इस लिहाज से पहला रूल ये है। दूसरा रूल ये है कि जहाँ प्रोसीजरल नेचर के हों और प्रोविजन उसमें अमेंडमेंट आए तो वो रिट्रोस्पेक्टिव होती है अनलेस प्रॉस्पेक्टिव उसको अफेक्ट दिया ना गया हो, क्योंकि वो राइट और लाइबिलिटी को अफेक्ट ना करती हो तो उसको हम प्रोसीजरल कहेंगे।
तीसरा रूल ये है कि जहां राइट और प्रोसीजर डेल्ट टुगेदर इकट्ठे हों, राइट भी अफेक्ट हो रहा हो और प्रोसीजर प्रोविजन भी हो, तो वहां फिर ओल्ड राइट अकॉर्डिंग टू द ओल्ड लॉ और न्यू राइट अकॉर्डिंग टू द न्यू लॉ। तो पुराना पुराने के मुताबिक चलेगा, नया नए के मुताबिक। बेनिफिशियल अमेंडमेंट हो तो वो या कुरेटिव हो या रेमेडियल हो तो वो रिट्रांसपेक्टिव होती हैं, और रिट्रांसपेक्टिव भी टू द एक्सटेंट पेंडिंग केसेस जो ऑलरेडी टाइम जो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन हो, क्लोज हो चुके हों, उस पर नहीं, जो पेंडिंग हो किसी स्टेज पे भी, वो कमिश्नर के पास हो या डीसी के पास हो या कमिश्नर अपील के पास हो, ट्राइब्यूनल हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, जहाँ भी हो तो वहाँ आप क्लेम कर सकते हैं कि इसका जो ये अमेंडमेंट आई है ये क्यूरेटिव है या ये रेमेडियल है या बेनिफिशियल है, तो इसका हमें भी उसका बेनिफिट दिया जाए, तो वो क्लेम हो सकती है। क्लियर जी। इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, और वैसे वो तो कहेंगे क्योंकि मिशन की भी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है, तो मिशन बाज़ दफ़ा मिशन को इंटरप्रेट या सब्स्टिट्यूशन को ऐसे किया जाता है कि वो उस वक्त से ऐसे जैसे वो आया ही नहीं है, तो उसकी वो भी दो इंटरप्रिटेशन हो तो फिर कौन सी फेवर होगी, तो फिर इन फेवर ऑफ द टैक्स पेयर होगी। लेकिन जहाँ कहीं बेनिफिट हो तो या एग्जम्पशन हो वो इन फेवर ऑफ द टैक्स पेयर नहीं होती, इन फेवर ऑफ द स्टेट होती है। तो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है, डिस्प्यूटेड है कि होगा नहीं होगा तो क्या होगा। आगे फिर आगे फाइनेंस एक्ट आता है तो उसमें देखते हैं कि इसकी क्या ट्रीटमेंट है, इसको इसी प्रपोजल को इम्प्लीमेंट करते हैं उसमें या नहीं करते। क्लियर। तो नेक्स्ट सर सेक्शन 114 बी नया इंसर्ट हुआ है नए वाले नए लेके इसको खुद नए वाले को नया वाला इसमें 114 बी आया, नीचे आएंगे 114 बी आएगा और नीचे आएंगे 114 बी कैपिटल है नया सेक्शन है। 114 बी और सेल टैक्स का 14A वो एक जैसे ही हैं, ठीक है। 114 इधर 114 बी 114 बी और सेल टैक्स का 14 है, वहाँ भी उसमें भी है कि इसी तरह का एसईओ के तहत अगर आपने इंटीग्रेशन नहीं की या इन्फोर्समेंट के लिए आपको का इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी डिस्कनेक्ट हो सकता है, गैस का भी हो सकता है और मैयर भी हैं, तो उसका और इसका ऑलमोस्ट उसी तरह ही है। यहाँ भी हम देख लेते हैं कि ये इन्फोर्स करने के लिए कोई रिटर्न नहीं फाइल करता, कोई इंटीग्रेट नहीं करता या और कोई मॉनिटरिंग में या इन्फोर्समेंट में कोई फॉल्ट है तो उसको इन्फोर्स करने के लिए टैक्स पेयर को कंपेल करने के लिए तो ये प्रोविजन दी गई हैं कि उसके कनेक्शन वगैरह या और कोई जो भी चीज़ें हैं या आपका मोबाइल भी डिस्कनेक्ट कर दें या दूसरी चीज़ें कर दें, तो इसको हम देखते हैं प्रॉपर तरीके से। तो ये वाला, और इसमें जो एक चीज़ नई आई है वो STO है, इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर, जबकि लॉ में इसका कोई कंसेप्ट नहीं है। 214 देखें तो उसमें ऑर्डर्स हैं, इंस्ट्रक्शन है, डायरेक्शंस हैं। 206 सेक्शन देखें तो सर्कुलर का कंसेप्ट है। तो ये कंसेप्ट बारो किया गया है फ्रॉम द सेल टैक्स। सेल टैक्स में 72 है सेक्शन मेरा ख्याल, उसमें ये जनरल पावर है, 50 में प्रेस्क्राइब रूल की हैं, तो वहाँ जनरल ऑर्डर है, सेल टैक्स में है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी में भी है फेडरल जनरल ऑर्डर, कस्टम में भी है कस्टम जनरल ऑर्डर, तो यहाँ नहीं है। अनलेस सेंट्रल वहाँ पावर ना दी जाए तो यहाँ इसको चैलेंज किया जाता है कि जब पावर ही नहीं है तो यहाँ फिर उसको कैसे किया, तो वो कह देंगे कि यहाँ पावर दे दी है। जब यहाँ स्टैचू ने पावर दे दी है वहाँ नहीं भी दी तो वो जनरल पावर है, ये स्पेसिफिक आ रहे हैं तो स्पेसिफिक पावर से फिर ऑपरेट हो जाएगा। क्लियर जी। तो इसको हम पढ़ लेते हैं। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग फोर। एक तो पहली बात है कि ओवर राइडिंग क्लाज है, प्रीवेल करती है अब सारे लॉ पे ही, तो ये सुपीरियर क्लास है अदर देन द अदर ऑर्डिनेंस, वो सबसर्विएंट है सारी, वो सब्जेक्ट हुए इसके, ये सुपीरियर क्लास से डाला है। अब सुपीरियर क्लास से जब भी कोई चीज़ डाली जाती है वो दूसरे प्रोविजन जो होते हैं उस पर प्रीवेल करती है। तो नॉट विद स्टैंडिंग से इसको इवन दो पावर है नहीं है ये प्रीवेल करेगी, ये सुपरसीड करेगी सारी पावर्सों को। तो ओवरराइडिंग नॉन एब्स्टेंट क्लास भी इसको कहते हैं। ओवरराइडिंग क्लास नॉन एब्स्टेंट और सब्जेक्टिव दोनों आपस में अपोजिट होते हैं। नॉन एब्स्टेंट क्लास सुपीरियर बनाती है उस प्रोविजन को, सब्जेक्टिव उसकी सबसर्विएंट बनाती है, तो आपस में अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। तो सुपीरियरिटी किसी सेक्शन को या किसी क्लास को या प्रोविजो को या किसी चीज़ को भी देनी हो तो उसके साथ नॉट विद स्टैंडिंग लगा देते हैं। तो नॉट विद स्टैंडिंग से जिसको नॉन एब्स्टेंट कहते हैं, तो या इसको आउटर क्लास भी कहते हैं कि दूसरे को जो सबसर्विएंट बनाती है, तो दूसरे जितने भी सेक्शन है उसके सबसर्विएंट होते हैं और ये प्रिंसिपल और लीडिंग क्लास या लीडिंग सेक्शन बन जाता है और बाकी सारे पे सबसर्विएंट बन जाते हैं। अगर इसमें सब्जेक्टिव लगा दिया जाए
तो फिर ये सेक्शन जो है दूसरे का कंडीशनल बन जाता है और ये दूसरे का सबसर्विएंट बन जाता है। तो इसलिए दोनों आपस में अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। जहाँ कहीं भी आपको नॉट विथस्टैंडिंग नजर आए तो इट मीन ये सेक्शन जिससे पहले लगेगा ये सेक्शन सुपीरियर है, सुपीरियर देन द अदर्स। तो अगले दूसरे सारे जितने हैं वो सारे इसके सबसर्विएंट है। सब्जेक्ट टू आ जाए तो वो सबसर्विएंट है, दूसरे सुपीरियर है या वो कंडीशनल है। तो इसलिए नॉट विथस्टैंडिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो इसमें अदर लॉ भी बाज़ दफ़ा ये नॉट विथस्टैंडिंग लिमिटेड होती है, नॉट विथस्टैंडिंग इन द प्रोसीडिंग प्रोविजन, या इसी के सेक्शन में लिखा हो कि नॉट विथस्टैंडिंग द प्रीवियस सेक्शन या सब सेक्शन, वो लिमिटेड होती है टू दैट एंड। या इन दिस एक्ट या ऑर्डिनेंस हो तो वो इस एक्ट को प्रीवेल करती है, ये सारे लॉ को ही प्रीवेल करती है। एनी अदर लॉ किसी में लिखा भी है या नहीं लिखा, दूसरे लॉ को भी इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, जितने भी लॉ प्रीवेल कर रही हैं उन सारों पे ये प्रीवेल करती हैं। लेकिन इसकी फिर भी जितनी भी नॉन एब्स्टेंट होती हैं इनकी फिर भी कोई लिमिट होती हैं। वो लिमिट ऐसी होती है कि अगर ये वाली नॉट विथस्टैंडिंग जो है लॉ के अंदर ही हम देखें तो प्रोविजन जो होते हैं उनकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। एक प्रोविजन होते हैं आपके चार्जिंग, अगर ये वाली चार्जिंग में आएगी तो फिर तो बहुत ही सुपीरियर होगी। अगर ये वाली क्लास अगर किसी प्रोसीजरल सेक्शन में आएगी तो वो प्रोसीजरल पे प्रीवेल करेगी, वो चार्जिंग को प्रीवेल नहीं करेगी। इसी तरह ये अगर लॉ इस लॉ में आए, इसमें लिख दिया गया है फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एनी लॉ, तो एनी लॉ डज नॉट मीन कि कॉन्स्टिट्यूशन को भी ये ओवरराइड करती है, हमेशा ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही है। क्योंकि ये जो इट्स ए लॉ जो है दैट इज द बेबी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन इसकी एक किस्म की मदर है, तो आप उसको ये प्रीवेल नहीं कर सकता। इसमें कुछ मर्जी लिख दें लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को जो मर्जी इसमें लिखा जाए, जो चीज़ भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिपेगनेंट होगी या इन वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगी उसकी कोई हैसियत नहीं है, तो वो प्रीवेल करेगा। नॉट विथस्टैंडिंग लिख देने से वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन जो है उसको इसके ये सुपीरियर नहीं बन सकती या वो सबसर्विएंट नहीं हो सकते। तो इसलिए इसकी ये लिमिट लॉ में ये वर्ड यूज हो ना हो, ये हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे रहेगी। इस तरह नॉट विथस्टैंडिंग का वर्ड किसी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन रूल में यूज हो जाए तो रूल पे तो सुपीरियर होगा, लेकिन वो पेरेंट स्टैच्यू के खिलाफ जाएगा तो उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। इसी तरह प्रोसीजरल सेक्शन में जैसे सेक्शन 71 है सेल टैक्स का, उसमें नॉट विथस्टैंडिंग यूज हुआ था, तो उसमें फिर स्पेशल प्रोसीजर आए थे, लेकिन उसमें होल्ड हुआ कि जो चार्जिंग सेक्शन 3 है उसको वो प्रीवेल नहीं कर सकता कि चार्जिंग सेक्शन जो है वो मेन सेक्शन जो है, प्रिंसिपल सेक्शन जो लीडिंग सेक्शन है, लॉ की जो रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन ऑफ द स्टैच्यू है या ऑर्डिनेंस है, उसको प्रीवेल नहीं कर सकता। तो इसीलिए नॉट विथस्टैंडिंग यहाँ इस्तेमाल हुआ है जो, तो इसके एनफोर्समेंट है, ये प्रोसीजरल सेक्शन है, प्रोसीजरल की हद तक तो है ये, लेकिन जो इसके चार्जिंग सेक्शन है उसमें प्रीवेल नहीं करेगा। लेकिन फिर भी ये क्योंकि नॉट विथस्टैंडिंग है, एनफोर्समेंट के लिए ये यूज एज ए टूल इस्तेमाल होगा। The board shall have a power to issue income tax general order in respect of person who are not appearing on the active taxpayer list but are liable to file return under the ordinance। तो दो कंडीशनें हो गई कि एक्टिव टैक्स पे ना हो लेकिन वो लाइबल टू फाइलिंग ऑफ सेल टैक्स हो, रिटर्न हो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत, जो सेक्शन 114 का 1 है उसमें डिफरेंट कैटेगरी मेंशन है, उसके अंदर वो लाइबल टू फाइल ऑफ रजिस्ट्रेशन हो लेकिन एक्टिव टैक्स पे ना हो। उसकी लिस्ट जो वो यूजली मार्च में या भी मेरे ख्याल अपडेट होती है, उसके मुताबिक ना हो तो फिर उनके पास पावर है थ्रू जनरल ऑर्डर प्रेस्क्राइब करके उसका प्रोसीजर ले डाउन करके तो ये वाले काम किए जा सकते हैं। तो इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर इशू अंडर सबसेक्शन 1 मे इंटेल एनी और ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंसिक्वेंस फॉर द पर्सन मेंशन देयरइन। तो वो जो नॉन एक्टिव होगा हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न, तो उसके लिए ये काम जनरल ऑर्डर में जो प्रेस्क्राइब होगा तो उसके लिए ये वाले उसके काम किए जा सकते हैं। डिसेबलिंग ऑफ मोबाइल फ़ोन और मोबाइल फ़ोन सिम, आपकी सिम जो है उसको डिसेबल किया जा सकता है, या मोबाइल फ़ोन जो आपके पास है जिससे जो नॉन एक्टिव टैक्स पेयर है रिक्वायर्ड टू फाइल है उसकी डिसेबिलिटी ऑफ फ़ोन या सिम हो सकती है। दूसरा डिसकंटिन्यूएशन ऑफ इलेक्ट्रिक कनेक्शन, इलेक्ट्रिक कनेक्शन जो है वो भी आपका डिसकनेक्ट हो सकता है। डिसकंटिन्यूएशन ऑफ गैस कनेक्शन, तो गैस कनेक्शन भी आपका इसी तरह डिसकनेक्ट हो सकता है। उधर भी 14A देखें उसमें सेल टैक्स में, तो उसमें भी मेरा ख्याल अभी आया होगा या पहले सप्लीमेंट्री में आया है, उसको भी हम देख लेते हैं।
सर्कुलर भी लिखा जा सकता था जनरल ऑर्डर की जगह, टैक्स जनरल ऑर्डर। मर्जी है लेजिस्लेटर, वही बताने लगा हूँ। यानी टैक्स जनरल ऑर्डर का पर्पस क्या होगा? सर्कुलर में भी तो वो एक्सप्लेन ही करता था कि जनाब ये चीज़ें यूँ इस तरह हो जाएगी, इस तरह जनरल ऑर्डर में भी यही होना। जनरल ऑर्डर के ज़रिए जब प्रेस्क्राइब करना है कि ये लोगों के कनेक्शन ख़त्म, सर्कुलर में भी तो ये हो सकता है। तो वो मर्जी है, हो सकता है। तो एक इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन में भी हो सकता है, वो जैसे चाहे अंडे दे बच्चे दे, उसकी मर्जी है। तो आप अपने मुताबिक कराना चाहते हैं, सिर्फ समझने के लिए कह रहा हूं। इसलिए आप पार्टिकुलर मैं बता देता हूँ, उसका मैं बता रहा हूँ। क्योंकि अब ट्रेंड जो है ना सेल टैक्स का ज़्यादा है। तो जब से सेल टैक्स और कस्टम हमारे इनकम टैक्स वाले का मर्जर हुआ है ना, तो जब सेल टैक्स वाले ऊपर आते हैं तो उनके ज़हन में जर्नल ऑर्डर ही होते हैं, क्योंकि 3 लॉ उन्होंने सदियों वो इम्प्लीमेंट किए हैं, कस्टम जर्नल ऑर्डर, फेडरल एक्साइज जर्नल ऑर्डर और सेल टैक्स जर्नल। ठीक है, तो जो इनकम टैक्स वाले हैं उनको पता ही नहीं जर्नल ऑर्डर क्या होता है, तो वो उनके ज़हन में सर्कुलर और आम ऑर्डर और जनरल क्लैरिफिकेशन है, डायरेक्शन है, और वो होती हैं। ठीक है ना, लॉ में भी वही है। तो अब वो वाले आए तो वो कहते हैं उधर जनरल ऑर्डर है तो इधर भी हम ले आते। तो लेजिस्लेटर में प्रपोजल दे दी कि अगर तो लेजिस्लेटर कौन है वही है, तो उन्होंने वही डाल दिया उस तरह। यहाँ सर्कुलर भी लिखा जाता, लिखने की जरूरत भी नहीं थी, जरूर के वो या बल्कि 206 सर्कुलर का है, उसके अंदर ये डाल देते कि सर्कुलर के जरिए बोर्ड जो है कर सकता है। या 214 है जहाँ ऑर्डर डायरेक्शन इंस्ट्रक्शंस हैं, वहाँ लिख देते। ठीक है जी, वहाँ बजाय वहाँ लिखने के उन्होंने रिटर्न को चूज़ किया है कि रिटर्न इन्फोर्स करनी है, तो रिटर्न के नीचे सर्कुलर लिखने के बजाय फिर वो कहेंगे कि जी सर्कुलर जो है वो पहले भी है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर होता है और वो बाइंडिंग नहीं होता, वो बाइंडिंग ना टैक्स पेयर पे होता है और ना ही कुजाई जुडिशल अथॉरिटी पे होता है। ठीक है, तो इसलिए वो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर होता है। ये भी उसी तरह है, ये तो इवन ये सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन की डेफिनेशन में ही फॉल नहीं करता रूल, और वो तो सर्कुलर तो फॉल करते हैं, ये उसमें भी नहीं फॉल करता। लेकिन क्योंकि उसको सेंटिटी लॉ ने दे दी है, ओवरराइडिंग बना दी है, तो फिर अब ये इंटरप्रिटेशन में आएगा कि ये अब इसकी वैल्यू अब क्या है, ओवरराइडिंग दे के तो फिर वैल्यू उसकी ज़्यादा बन जाएगी, फिर सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन बन ही जाएगा। उनका ही वो ना ये 206 में है ना 214 में है, ये किस में है, 100 ये जो सेक्शन है 111B में है और ओवरराइडिंग सेक्शन में, तो ये उससे भी प्रीवेल करेगा। क्लियर? एक छोटा सा क्वेश्चन है जी। अब ये पॉइंट, ये सारा ABC है, ये आप बंदे के पर्सनल के रेजिडेंशियल पे आएगा या कमर्शियल बिजनेस के कनेक्शंस पे चलेगा, ये क्या है? ये ऊपर क्या लिखा हुआ है मेंशन नेमली पहले देख ली, नॉट द बोर्ड शैल पावर टू इशू इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ, आगे क्या लिखा हुआ है? नॉट विदिन एन एक्टिव टैक्स। नहीं, उससे पहले क्या लिखा, ये क्या लिखा हुआ है? पर्सनल की डेफिनेशन देख लेते हैं। इंडिविजुअल है, उसमें AOP है, कंपनी है, और भी बहुत सारे हैं, उनके आगे सब कैटेगरी। उनका सवाल ये है कि ये जो कटने हैं, ये जो बंद करने हैं, ये बिजनेस का करने हैं या रेजिडेंशियल का करने हैं? ये जिस हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न बट हैव नॉट फाइल्ड एंड नॉट फाइल्ड ऑन एक्टिव टैक्स पे नहीं है, उसके कर रहे हैं। नहीं यार, यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है। गल ये है कि मेरी दुकान का देखे ना, अच्छा नहीं, बात तो सुन ले, मेरी बात पूरी सुन ले। पहले सेक्शन 114 क्या कहता है, किसने रिटर्न फाइल करनी है? रिटर्न अगर AOP ने फाइल करनी है, सुन ले, इंडिविजुअल ने फाइल करनी है और इंडिविजुअल ने फाइल नहीं की, तो इंडिविजुअल क्या कटेंगे? कंपनी AOP ने फाइल करनी है, AOP के नहीं फाइल की तो AOP के कटेंगे। अगर कंपनी ने नहीं की है तो कंपनी के कटेंगे। तो कहते हैं घर का कनेक्शन कट सकता है इसके है, अगर वो इंडिविजुअल है तो उसके सारे जहां भी हैं वो कट सकते हैं, समझे? अगर वो इंडिविजुअल है तो उसमें उसकी बिजनेस की पाबंदी नहीं है, उसके जहां कहीं के भी कनेक्ट, क्योंकि सुन लेना, इसमें ये नहीं लिखा कि कमर्शियल या बिजनेस या इंडस्ट्रियल वो कनेक्शन होंगे। ठीक है, या तो यहाँ लिख देते हैं कि उसके जो कमर्शियल कनेक्शन है वो बिजनेस में आ जाते, या इंडस्ट्रियल लिखा जाता तो इंडस्ट्रियल आते, और रेजिडेंशियल लिखा होता था रेजिडेंशियल आते। फिर स्पेसिफिक, अब स्पेसिफिक नहीं है, अब इस तरह होगा, क्योंकि AOP जो AOP है और कंपनी है वो रेजिडेंशियल नहीं होती। ठीक है, उनके उसकी सिचुएशन में आपके घर के नहीं कट सकते,
उसमें आपके कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कटेंगे, एओपी में और कंपनी में। इंडिविजुअल जो है वो क्योंकि एक ही होता है, घर भी उसका, बिजनेस भी उसका, गाड़ी उधर हो इधर हो, हर चीज़ उसकी, घर की और बाहर की सारी एक चीज़ें ही हैं, तो उसके घर के भी कट सकते हैं और उधर भी कट सकते हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है ये डिबेटेबल इशू है क्या कि घर वाला बेसिक क्या है कि जनाब लायबिलिटी कहाँ पे इंकर हो रही है, लायबिलिटी तो बिजनेस पे इंकर इधर लिखा नहीं हुआ ना ना, लेकिन प्रिजम्पशन तो यही वो प्रेजेंशियल कोड डिसाइड करेगा ना। तो वो रेंटल इनकम भी हो सकती है, सैलरी इनकम भी हो सकती है, अच्छा। कैपिटल गेन भी हो कैपिटल गेन भी हो सकता है। प्रॉपर्टी होल्डिंग भी हो सकती मेरा है। ख्याल है घर पे नहीं जाएगा ये सिर्फ सर प्रॉपर्टी होल्डिंग वैसे भी रिटर्न फाइलिंग हो सकती है। अगर आपका ऑफिस घर में ही, जैसे आपने घर में रखा हुआ था तो फिर घर का काट दे। वहाँ पे भी जनाब एक कमर्शियल मीटर ही लागू होता है और residential देखिए, मीटर अलग होता है। अच्छा ये बेसिकली होना अलग बात है। लो अभी तो जो जब कलेक्शन करते हैं तो वो तो डायरेक्टर के पर्सनल अकाउंट से ही पैसे ले जाते हैं, ठीक है। तो जब वो कुरैसे मैयर लेनी होती हैं, हरास करना होता है, कलेक्शन करनी है, तो कुछ भी कर सकते हैं। आप कहते हैं नहीं प्रदम्पशन ये है वो, तो मौकफ दे रहे हैं। नहीं मौकफ की नहीं बात, जो प्रैक्टिकल प्रैक्टिस चल रही है उसके मुताबिक है ना। मौकफ को तो नहीं, आपने हर एक काम के लिए तैयार रहना है ना। उस वाले होते हैं वो भाई के घर में पहुंच जाते हैं, बहन के घर में हाँ, तो आप फिर उसके लिए तैयार रहें, को रेट शीट फाइल करके उसको पहले ही, या इसको अभी डलने ही ना दें। अब एक्ट आना है तो उसी में आप कोई प्रेजेंटेशन दें उसमें कि ये गलत चीज़ है, मेरे घर का कट जाएगा। तो 260 रुपए पेट्रोल बारे खा के भी कर लो। हाँ, हम तो कहते हैं हर चीज़ ठीक है। सर आगे आ जाए, चलो, आगे आ जाए। बोर्ड और कमिश्नर हैविंग जुरिडिक्शन, आगे फिर उसको रिस्टोर भी किया जा सकता है कि ये नहीं कि फॉरएवर कटर एक दफ़ा कट गया तो सारी ज़िंदगी आप फिर बिजली आपके हाथ से गई, तो फिर दोबारा आप रिटर्न फाइल कर दें, एक्टिव हो जाएं, तो फिर कमिश्नर जिसके पास जुरिडिक्शन है, द बोर्ड आर द कमिश्नर हैविंग जुरिडिक्शन ओवर द पर्सन मेंशन। वैसे बोर्ड तो सारे पे ही, बोर्ड की तो जुरिडिक्शन सब पे ही है, ठीक है, तो उसकी लिखने की तो वैसे जरूरत नहीं थी, लेकिन चलो फिर भी लिख दिया। द कमिश्नर हैविंग जुरिडिक्शन ऑफ द पर्सन मेंशन इन द इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर मे ऑर्डर रिस्टोरेशन ऑफ मोबाइल फोन। तो पहले ऑर्डर से ही वो डिस्कनेक्ट करेगा, जनरल ऑर्डर से ही, वो जुबानी कलामी नहीं होगा, जनरल ऑर्डर से डिस्कनेक्शन होगा। मोबाइल या आपका इसमें एक बच गया है आपका कि टेलीफोन मोबाइल फ़ोन ही है, ठीक है, दूसरे पीटीसीएल नहीं है, ठीक है, वो फ़ोन आपके बच गए हैं, अब उस पर में जाना चाहिए। ठीक है जी, ये आपके मोबाइल फ़ोन जो है ना वो वाले, ये तीन चीज़ें कटेंगी। और उसी को ही फिर अगर वो सेटिस्फाई है कि आपने रिटर्न हैज़ बिन फाइल्ड और पर्सन हैज़ नॉट लायबल टू फाइल द रिटर्न अंडर द ऑर्डिनेंस, या रिटर्न फाइल कर दे एक्टिव नहीं भी हुआ तो अगर वो सेटिस्फाई है तो इस पर भी कर सकता है। या आप बता दें कि मेरी एग्रीकल्चर इनकम है या दूसरी है, मैं आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न, या मेरी इनकम पिछले सालों में थी ख़त्म हो गई है, तो उसकी आप दे दें। पर्सन वाज नॉट अंडर द प्रोविजन ऑफ द नो पर्सन शैल बी इंक्लूडेड इन द जनरल अंडर अनलेस फॉलोइंग कंडीशन हैज़ बिन मेट विद नेमली, तो उसमें ये कंडीशनें फुलफिल होंगी तो फिर वो जनरल ऑर्डर में शामिल होगा। नोटिस अंडर सेक्शन 14 हैज़ बिन इशूड, जनरल ऑर्डर इशू करने से पहले, डिसकनेक्शन करने से पहले, डिसमोबाइल करने से पहले, या इलेक्ट्रिसिटी या गैस करने से पहले आप पे ये कंडीशनें बोर्ड जब करेगा उससे पहले ये फुलफिल करेगा और देखेगा। अगर नहीं करेगा तो आप अदरवाइज चैलेंज कर सकते हैं। नंबर 1 तो 114(4) कि कोई बंदा रिटर्न नहीं फाइल करता तो उसको नोटिस पहले दिया जाता है कि आप 30 डेज़ के अंदर अंदर आप रिटर्न फाइल कर दें। नहीं रिटर्न फाइल करें तो साथ ही फिर एक्सपार्ट ऑर्डर जो है 121 में भी हो सकता है, तो वो पेनल्टी या वो एक्सपर्ट बेस्ट जजमेंट अलहदा और साथ कनेक्शन की भी साथ हो सकती हैं। तो पहले मैंडेटरी है कि 114(4) का नोटिस दिया जाए और डेट ऑफ कंप्लायंस अंडर सेक्शन 14 हैज़ बिन लैप्स, और जब नोटिस दिया है उसमें 30 डे या दिए हैं वो ख़त्म हो गए हैं। ये ना हो कि अभी नोटिस दिया है तो साथ ही डिस्कनेक्ट हो जाए, पैरेलल सिमिल्टेनियसली वो नहीं किया जा सकता। पर्सन हैज़ नॉट फाइल द रिटर्न, नोटिस दे भी जाए उसके बाद टाइम भी ख़त्म हो जाए और रिटर्न उसने फाइल ना की हो। और एक्शन अंडर सेक्शन शैल नॉट बी प्रीक्लूड एनी अदर एक्शन प्रोवाइडेड अंडर द ऑर्डिनेंस, कि ये डिस्कनेक्शन करने से आपकी बेस्ट जजमेंट या पेनल्टी या वो नहीं रुकेंगी, पैरेलल सब कुछ चलेगा। ठीक है जी, किस सेक्शन में आएंगे? हैं जी, नीचे 121 में। सर 121 वो जो 5 से 6 साल कर दिया उसको। कौन सा 121? हाँ, 121 बेसिकली कई सालों से ये चला जा रहा था कि उधर 6 ईयर थे, और जिस साल में आप रिटर्न फाइल कर,
पहले देख रहे हैं सर, और नीचे कौन किसकी दे रहे हैं? 122 जी हाँ 121। तो ये इनकन्सिस्टेंसी थी, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं थी दोनों सेक्शन की। 122 में आप जब रिटर्न फाइल करते थे जिस साल में, वो साल एंड होने के बाद फिर आगे 5 साल होते थे, तो इस तरह उसके 6 टैक्स ईयर हो जाते थे। ठीक है, तो ये यहाँ जो 121 जो है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट वाला, इसमें 5 साल ही थे कि जिस साल से रिलेट करते हैं उससे अगले 5 साल, तो ये 1 साल कम था। तो यूजी ये होता करता, जैसे आजकल 2016 है, तो 2016 का नोटिस आए तो आप जो रिप्लाई दे दे वो फंस जाता था, उसके 1 साल आगे चला जाता था, उसका ऑर्डर 122 में चला जाता था। जो रिप्लाई ना दे उसका एक्सपर्ट जजमेंट होगी तो 121 में होगी, वो आप जाके अपील में कहेंगे ये टाइम बार्ड है, ये तो गलत है। तो 121 वाली सारी जजमेंट अभी भी होंगी इस जून में, जिसकी खुशकिस्मत होगा जिसकी 121 में होगी, तो वो सारी टाइम बार्ड हो जाएंगी, तो ख़त्म हो जाएंगी। तो जिसने वो ज़ाहिर है जो भी उसमें करोड़ों अरबों की भी डिमांड आई, उसकी वैल्यू कोई नहीं है। ठीक है, और जिसने रिप्लाई दे दिया तो वो समझ लें वो फिर उसकी टाइम बार्ड से तो निकल गया, विद इन टाइम होगी, और बाकी आगे फिर कंटेस्ट करता रहे तो वो फिर विद इन टाइम हो जाएगा। इसलिए इसको चीज़ को, इस लकूने को या इनकन्सिस्टेंसी को दूर करने के लिए और रिकंसाइल करने के लिए कि दोनों की ये जो बेनिफिट ले जाते हैं, एक तो डिफ़ॉल्टर है, नॉन कंप्लायंस वाला भी है, फिर टाइम बार्ड का भी इशू ले जाता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए तो लेजिस्लेटर 2022 से आगे 6 साल चलेंगे, पिछली रिटर्नों पे भी 6 साल पिछले साल ये एक फिर आगे डिस्प्यूट है, लेकिन ये आगे से चलेंगे क्योंकि 122 में जो अमेंडमेंट आई थी 2008 में, वो 6 साल वाले, वो बेसिक उसकी जहाँ से स्टार्ट होनी थी बिगनिंग ही, उसी को उन्होंने एक्सटेंड, उसको ख़त्म करके आगे किया था। तो वो क्या नाम है, 2 कंस्ट्रक्शन कंपनी, क्या सुना, कोर्ट ने कहा था कि कोर्ट ने तो कहा था, ये कोर्ट का केस था, क्या नाम है ये मेरा ख्याल याद नहीं जा रहा। बेसिकली उसमें ओरिजिनल जो केस है वो नगीना से लिखा था, उसको फॉलो किया उसमें। तो ईडन बिल्डर की जजमेंट में जो 122 को उन्होंने इंटरप्रेट किया, तो नगीना सेल को और उसको सारों को फॉलो किया। तो उसमें पहली बात ये की कि ये मैंडेटरी होती हैं और प्रॉस्पेक्टिव होती हैं। इल्लीगल में भी यही होल्ड हुआ था कि जो चीज़, जो अमेंडमेंट जो है, बल्कि लिमिटेशन इटसेल्फ जो है, ये उसने कहा फ्लैक्स ऑफ टाइम, क्योंकि इसमें टाइम फिक्स है, तो फ्लैक्स ऑफ टाइम जो है ये जब ख़त्म होगा तो उस वक्त आपको वेस्टेड राइट अप्रूव होगा। जब वेस्टेड राइट जिस चीज़ का होना है तो वो विच हैज़ द अफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग योर लायबिलिटी, ऐसा कोई भी सेक्शन विच हैज़ द अफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग योर लायबिलिटी, तो वो हमेशा जो है वो प्रॉस्पेक्टिव होगा, अनलेस रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया ना हो। तो वो 3 रूल जो मैं बताए हैं वो 122 के ही रेफरेंस से इल्लीगली में सेटल हुए थे कि प्रॉस्पेक्टिव होगी सब्सटेंटिव चेंज, तो ये सब्सटेंटिव चेंज है, प्रोसीजर होगी फिर रिट्रोस्पेक्टिव होगी, और विच हैज़ द अफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द लायबिलिटी या रिड्यूसिंग द राइट, वो प्रॉस्पेक्टिव होगी। और जहाँ राइट और प्रोसीजर डेल्ट टुगेदर होंगे तो मिक्सचर किस्म होगी, वो ओल्ड अकॉर्डिंग टू द ओल्ड लॉ और न्यू अकॉर्डिंग टू द न्यू लॉ। तो पुराने साल पुराने मैटर प्रोसीजर के मुताबिक, नए साल नए के मुताबिक। अगले 5 साल की महफूज है नहीं, बहरहाल वो कोशिश कर रहे हैं। 122 में आएंगे 122 तो इसमें दिन 122 में पहले 120 डेज लास्ट था, तो आप उसको 6 माह 180 कर देंगे। ठीक है जी। अब आपका बेसिकली ये लास्ट ईयर ये अमेंडमेंट आई थी, बहुत अच्छी है। ये उसी तरह ही है जैसे सेक्शन 11(5) में है, FED में भी है और 179 कस्टम में भी है कि जब आपका शो काज नोटिस, पहले तो ओरिजिनल शो काज नोटिस की लिमिटेशन होती है कि शो काज नोटिस कितने पीरियड में इशू करना है। शो काज नोटिस वंस इशू हो जाए तो उसको हम कहते हैं इशुएंस। पहले इशुएंस के लिए लिमिटेशन है, दूसरा एडजुडिकेशन या असेसमेंट की लिमिटेशन है कि आप असेसमेंट इशू हो गया, वो पहले तो उसको देखेंगे वो विद इन टाइम है कि नहीं, फिर जब इशू हो जाए फिर देखेंगे ऑर्डर विद इन टाइम फ्रेम किया है कि नहीं, तो ये फिर टाइम फ्रेमिंग की विद अब 180। पहले इनकम टैक्स में कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं था, तो पिछले साल इसको भी जैसे STO लेके आए हैं तो सेल टैक्स को देखते हुए इधर वो ले आए थे। ठीक है ना। अच्छा जी, इसकी एप्लीकेबिलिटी रिट्रोस्पेक्टिव होगी या प्रोस्पेक्टिव होगी? किसकी 180 डेज 180 डेज या 90 डेज व्हाटएवर दैट इज। इसकी रिट्रोस्पेक्टिव होगी क्योंकि ये बेनिफिशियल है।
बेनिफिशियल रेमिटियल क्रूअल जो हो, तो पहले मैं इंटरप्रिटेशन सारी कर तो दी है, उसी पैरामीटर में चीज़ों को आप जज किया होता है, मेरे जैसे नालायक बैठा तो कहता है क्या होता है ये लैंग्वेज अगर पढ़ लेना तो ये दिस और शैल बी अभी पुट नोटिस इशूड ऑन और आफ्टर द फर्स्ट। इसमें क्योंकि एक्सप्रेसली दे, ये लिख दिया उन्होंने। हाँ जी, इसका मतलब ये इससे ऑनवर्ड चलेगा, पीछे नहीं जाएगा। जी, लेकिन अब जो क्या? आज के दिन नोटिस जारी होगा ये जो 180 डेज का ये रिट्रांसपेक्टिव ही हो गई थी लिखा हो ऑन और बिफोर है ना, क्या। ऑन और बिफोर द आज के बाद जो भी नोटिस इशू होगा, बेशक पिछले सालों का भी इशू होगा तो रिट्रांसफर होगी नहीं। क्योंकि ये बेनिफिशियल तो टैक्स पेयर है। ठीक है। और दूसरा टाइम भी दे दिया कि आज के बाद जो भी नोटिस इशू है, आज के बाद 17 का 16 का भी आज इशू है तो इस पीरियड में करना है, समझ आ गई कि नहीं। 16 का भी इशू पहले का हुआ है, शो काज नोटिस इस अमेंडमेंट आने से पहले का इशू हुआ है तो वो उसके मुताबिक चलेगा। अगर इशू नोटिस आज इसके बाद हुआ है तो वो इसी पीरियड में आना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टैक्स ईयर, वो इसका हो, फ्यूचर का हो, पास का, तो इस तरह ये रिट्रांसपेक्टिव इसकी रीडिंग से ही हो गई है कि आज के बाद जो भी, ये विद रेफरेंस टू टैक्स ईयर नहीं है, विद रेफरेंस टू शो काज नोटिस है। जो शो काज नोटिस इस डेट से ऑन और आफ्टर से इशू होगा तो वो शो काज नोटिस किसी साल का भी हो, 16 का 15 का हो, तो वो डिसाइड करना है विद इन दैट टाइम। 134 से खोले 130 नया सेक्शन है 134 के सब्स्टिट्यूट हुआ जी सर, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ये तो हर साल ही बदलता है, वही है, आप उधर जाएं इम्प्लीमेंट ही नहीं होता, पढ़ने की जरूरत है कि नहीं, वो लंबा। एक चीज सिर्फ की है कि इन्होंने पहले तो कहा ना कि वो फैक्ट्स के हवाले था, अब लॉ के हवाले से भी इन्होंने इसको इसमें वहाँ जाएं कंसेंट से तो किसी से भी आप कर सकते हैं, आप कंसेंट नहीं, मैं इतने पैसे देता हूँ, इधर भी कमिश्नर के पास भी पावर है, 122 ABC भी आए थे। सर मेन जो चीज आई है ना, इसमें 100 मिलियन का बब अगेंस्ट अग्रीड पर्सन और टैक्सेबिलिटी होगी, हाँ। फिर आप इसमें जा सकते हैं 20,000 भी इसमें जा। अब इसमें थोड़े मोट अमाउंट जो है, हाँ ओपन, चलो इसको पढ़ लें सारे को, है जरूरत। ये ABC देख ले, नॉट, एक तो ओवरराइडिंग सेक्शन है, rule made thereunder be aggrieved person in connection with any dispute pertaining to liability of tax of 100 million and above against the aggrieved person or admissibility of refund as the case may be। तो रिफंड हो या लाइबिलिटी हो इस वैल्यूम से अबव हो तो फिर ये एप्लीकेबल होगी। द अदर स्पेसिफिक रिलीफ रिक्वायर्ड टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट मे अप्लाई टू अदर भी है इसमें, और या वो टू द एक्सटेंट ऑफ वेवर ऑफ पेनल्टी वो है, और ये तीसरा है, पहले वो लाइबिलिटी वाला या रिफंड वाला है, दूसरा वेवर ऑफ डिफॉल्ट सरचार्ज ऑफ पेनल्टी है, तीसरा अदर कोई स्पेसिफिक रिलीफ है। सिर्फ वही नहीं है कि वही होगा तो फिर जाएंगे, 3 कैटेगरी की है, 3 नेचर के डिफरेंट इश्यूज हैं जो आप अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में जाकर रिजॉल्व कर सकते हैं। पहला लाइबिलिटी का और रिफंड का कंसेप्ट है, वो थ्रेशोल्ड फिक्स है उसके मुताबिक, दूसरा वेवर ऑफ डिफॉल्ट सरचार्ज और पेनल्टी का है, तीसरा अदर स्पेसिफिक रिलीफ है, रिक्वायर्ड टू बी रिजॉल्व द डिस्प्यूट मे अप्लाई, तो 3 हो गए, ठीक है ना। अदर स्पेसिफिक रिलीफ, डिफॉल्ट सरचार्ज और पेनल्टी वेवर, या लाइबिलिटी 100 मिलियन और रिफंड, ठीक है। 3 इशू जो है दैट ये इसका सब्जेक्ट मैटर है। ऐसे सब्जेक्ट कोई भी अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करनी है तो ये उसका सब्जेक्ट मैटर है, विद इन दैट वो आपने इशू लेके जाने हैं, वो फिर आपने आगे प्रोसीजर है सारा। तो मे अप्लाई टू द बोर्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ए कमेटी फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ एनी हार्डशिप डिस्प्यूट मेंशन इन डिटेल एप्लीकेंट विच इज अंडर लिटिगेशन इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ और एप्लीकेंट एक्सेप्ट वेयर सिमिलर प्रोसीडिंग हैज बीन इश्यूड। क्रिमिनल है तो फिर ये अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में नहीं जा सकते। अगर आपकी सिविल लिटिगेशन ही है, कोर्ट में है, ट्रिब्यूनल में है, कमीशन में, जहाँ भी है तो आप यहाँ जा सकते हैं, वहाँ आप अप्लाई करेंगे बोर्ड को लिखे कि कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करे और वो एप्लीकेशन कमेटी में जाएगी, कमेटी फिर आगे उसके मुताबिक प्रोसीजर एप्लीकेशन आपने करनी है, जमा करा सेक्शन 148 आ जाए सर। लोग जाते होंगे इसमें अंदाज में, कुछ जिनका को वाकफ होता है चल जाते सही बात हैं, बात करके जाएंगे ना। पीछे इधर आए सर, ये 148 बोर्ड में आया सर। ये लास्ट टाइम मिनिमम था, कुछ मिनिमम हो गया था, इसकी 3 कैटेगरी अब कर दी हैं। एक कैटेगरी कर दी कि जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है वो रॉ मटीरियल से इम्पोर्ट करेगी तो वो उनका एडजस्टेबल होगा, और जो कमर्शियल होगा उसका फाइनल डिस्चार्ज होगा। ये कुछ प्रोडक्ट हैं एडिबल है, ये वो इन पे मिनिमम होगा।
ठीक है जी, पढ़ लें इसको। अच्छा जी, मुझे ये चीज़ बताएं कि अभी आपने कहा इंडस्ट्रियल जो रॉ मटेरियल है इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टेटस वेदर इंडिविजुअल एओपी लिमिटेड कंपनी। हाँ जी, इसमें कोई नहीं, वो स्टेटस 153 में 153। अच्छा, उधर है एओपी कंपनी वाला कंसेप्ट है, यहाँ नहीं। नहीं मैं एडजस्टमेंट के हवाले से बात कर रहा हूँ। मैं एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, वहाँ यहाँ एडजस्टेबल है एओपी हो, इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, कोई भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग हो, उसकी डेफिनेशन में फुलफिल करता हो तो वो एडजस्टेबल है, ठीक है ना। अदर देन ये मिनिमम है, एडिबल ऑल पैकिंग ये वो कमर्शियल इंपोर्टर है, फिनिश प्रोडक्ट है, इंपोर्ट करते वो फाइनल डिस्चार्ज है। अब ये 3 कैटेगरी हैं, पिछले साल उन्होंने ये मिनिमम कर दिए थे, ठीक है, और वहाँ कैटेगरी भी कर दी थी, ये फिनिश वाले फिनिश में रहेंगे, ये वाले वो रॉ मटीरियल है उसमें रहेंगे। तो अब इसको फिर रैशनलाइज कर दिए, तो इंडस्ट्रियल वाला एडजस्ट कर दिए। ये क्या बन पढ़ ले, द टैक्स रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड शैल बी, पहले था मिनिमम से फाइनल में कन्वर्ट कर दिया, ऑन द इनकम ऑफ इम्पोर्टर राइजिंग फ्रॉम इम्पोर्ट सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 1 एंड दिस सब्जेक्ट शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ इम्पोर्ट ऑफ गुड्स ऑन विच टैक्स रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड अंडर दिस सेक्शन बाई एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फॉर इट्स ओन। तो इंडस्ट्रियल वो खत्म कर जो भी रेट होंगे उसके मुताबिक। पहली बात तो पहला सारी भी रिमूव हो सकती हैं, और इसमें और एडिशन जितनी चाहे बोर्ड जो है विद अप्रूवल ऑफ मिनिस्टर इंचार्ज वो इसमें कर सकता है। एक फाइनल हो गया इंपोर्टर दोबारा, तो बहुत बड़ा इशू था हमारा। ये पिछले साल से चलता रहा है, तो उन्होंने कहा इसको भी रैशनलाइज कर दें। 149 में बेसिकली वो क्रेडिट अलाउंसेज जो 62 शू में जितने भी वो आए हैं क्रेडिट अलाउंसेज वो ख़त्म हुए हैं, तो उसका इम्पैक्ट इधर भी पड़ता था, यहाँ से भी वो डिलीट कर दें, ठीक है। ये नॉन रेजिडेंट का है, इसमें कोई 152 ऑफ सबसेक्शन 1DB ऊपर है जहाँ से रेड शुरू हो रहा है। ये कुछ चीज़ें जैसे उधर डिफाइन की गई हैं, वो जो आपकी कार्ड वाली और डिजिटल पेमेंट में उसी के विद होल्डिंग भी साथ डाली इसमें। तो एवरी एक्सचेंज कंपनी लाइसेंस बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान शैल डिडक्ट एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ सर्विस चार्जेस कमीशन फी बाय व्हाटएवर नेम कार्ड टू द ग्लोबल मनी ट्रांसफर ऑपरेटर इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर सच अदर पर्सन एंगेज इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर और क्रॉस बॉर्डर रिमिटेंस फॉर फैसिलिटेटिंग आउटलेट द रिमिटेंस एट द रेट। और पहले हम वो उसमें रॉयल्टी और उसकी डेफिनेशन को एक्सटेंड करके देख के आए, उसमें ये चीज़ें भी शामिल की थी। यहाँ उसकी विद होल्डिंग जो है जी वो पेमेंट फॉरेन रिमिटेंस जितनी भी आप करेंगे, जैसे स्टूडेंट फी भी करते हैं वो अलग सेक्शन है उसमें विद होल्डिंग। ये नॉन रेजिडेंट ये काफ़ी सारे हैं ना, ये देखें ना, इसमें पेमेंट ऑफ सर्विसेज ठीक है, वो भी गेट में भी शामिल है, इसमें काफ़ी सारी सर्विसेज जी वो भी इसमें देखें ना। टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ सर्विसेज चार्जेस नंबर 1 सर्विस चार्जेस उसमें होगा। हमें रॉयल्टी और सर्विस चार्ज को उन्होंने वहाँ एक्सपेंड किया है, जो डेफिनेशन थी आपकी सेक्शन 2 के सब सेक्शन में पहले हम पढ़ के आए हैं, तो उसमें ये डिजिटल जितनी भी सर्विसेज हैं रिमिटेंस वाली दूसरी वहाँ भी ऐड की हैं सारी, तो वहाँ उन्हीं के रेफरेंस से। तो नॉन रेजिडेंट पे एवरी एक्सचेंज कंपनी जो जितनी यहाँ वाली जो रेजिडेंट कंपनी है वो नॉन रेजिडेंट को भेजेगी या उसके कनेक्शन में कोई सर्विसेज चार्जेस लेगी या कमीशन लेगी, व्हाटएवर नेम कार्ड में कोई भी नाम रखा जाता है, ग्लोबल मनी ट्रांसफ़र ऑपरेटर, ठीक है ना। आगे बाद इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र ऑपरेटर या अदर पर्सन जर्नल भी है ऑपरेटिंग इन द इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र और क्रॉस बॉर्डर रिमिटेंस फॉर फैसिलिटेटिंग आउटवर्ड रिमिटेशन, तो उसके लिए ये विद होल्डिंग होगी। तो उधर रेट देख लें क्या है, 10 है, 15 है, 30, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट वे पर्सन रिटेन सर्विसेज, ये रिटेंशन वाली है, पहले भी है कि अगर आपका ब्रोकर अपने पास ही रख लेता है सर्विसेज चार्जेस तो वो भी ट्रीट की जाएगी कैसे ये, ठीक है, उसमें भी विद होल्डिंग लगेगी। प्रोवाइडर वेयर कार्ड नेटवर्क कंपनी, ये भी वही वाली, वो सारे वही, वो रेट शेट आ गए बस। 154A सेक्शन 154A वो आपका कल हमने डिस्कस कर ही लिया था, जब वो 75E के साथ 65E F के साथ हमने 65F से इसमें देखिए वर्ड एक मिनट होगा, ये इसमें 54 में इसके नीचे है, ये यहाँ से वो 65F के जो वर्ड है ना
इन केस टैक्स क्रेडिटर सेक्शन वो उसका क्योंकि वो मिट हुआ है तो वो कॉन्सिक्वेंटल अमेंडमेंट है, ये भी खत्म हो गया। रेट इसके अलहदा 3 क्लासिफिकेशन में, कल हमने 2 क्लासिफिकेशन थी, 2 थी 3 थी, 2 थी मेरा, चलो बहरहाल 2 या 3 कैटेगरी में थी वो, ठीक है। 164 खोलेंगे, 164 164 4A और 181E और साथ वो स्वैप वाला जो है ये इकट्ठी हैं। बेटा वो दिखाएं उधर से, स्वैप वाली देखें जो इंडेक्स है। वो इंडेक्स नहीं है, आपको कहा कि समरी जिसमें सारे सेक्शन, हाँ इसमें किधर है स्वैप? वो 9 नंबर। हाँ इसमें देखिए 164 है, 164A है, क्लास 62 है और 3 है, ये सारे सेक्शन इसको डेफिनेशन आगे जी हम पढ़ा है। ये डेफिनेशन हम पढ़ा है। तो हम उस वक्त सोच रहे थे कि इसका आगे क्या बनेगा, तो आगे 164 में है और 164A में भी है और साथ पेनल्टी शनल्टी में भी इसकी क्लास आई है, तो हम उसमें देख लेंगे। तो अब हम 164, 164A और क्लास हमने पढ़ ली है, तो इसमें प्रोसीजर वगैरह दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। किधर पहले 164 खोलेंगे, ये सर ऊपर, यहाँ से कुछ चेंज ऊपर है। बेसिकली यहाँ जब हम पेमेंट करते हैं तो उसके CPR होता है, तो CPR के लिए इनका CPR की जगह पे इसका नाम अलग CPR जैसे SRP रख दिया जाए, स्वैप पेमेंट रिसीट। वो कंप्यूटराइज पेमेंट रिसीट है, इसकी जो विद होल्डिंग होगी उसको रिप्लेस ये करेगा, ये इसके साथ होगी। तो शुरू, हाँ बेटा शुरू से देख, दे प्रोवाइडेड दैट, देखे ना ये है सर्टिफिकेट ऑफ कलेक्शन, नहीं डिडक्शन का है 164। कोई भी विद होल्डिंग एजेंट आपका टैक्स डिडक्ट करता है तो आपको एक इशू करता है विद होल्डिंग सर्टिफिकेट, उसका प्रेस्क्राइब हम रूल में है, और वहाँ वो CPR नंबर, ये वो नाम शाम सब कुछ लिखता है, अपना भी आपका भी सारी चीज़ें देता है। तो वो सर्टिफिकेट सफिशिएंट होता है कि प्रूफ ऑफ पेमेंट होता है कि आपकी विद होल्डिंग हो गई है, आप फिर क्लेम कर सकते हैं। तो अब वहाँ तो CPR मेंशन थे, तो अब क्योंकि स्वैप वाला ये है कंसेप्ट, तो इसमें फिर इसका नाम CRP जो है SPR, हाँ स्वैप पेमेंट रिसीट, ठीक है। तो उसकी जगह पे वो होगा प्रोवाइडेड इनके पर्सन क्लासेस ऑफ पर्सन नोटिफाइड एज स्वैप एजेंट स्वैप पेमेंट रिसीट शैल बी रिप्लेस विद द कंप्यूटराइज्ड पेमेंट रिसीट। आगे नीचे, ये पर्सन required to furnish a return of tax income for the tax year shall attach to the return। अब आप वो CPR अटैच करते थे और इसके रिलेशन से आप ये SPR जो है वो आप उसमें अटैच करेंगे, वो वैसे ही होगी जिस तरह प्रूफ ऑफ पेमेंट वो था CPR, इसी से SPR जो उसी तरह कंस्टिट्यूट होगा। पेमेंट ऑफ टैक्स बाय द स्वैप एजेंट, ये एक नया ऐड हुआ है। सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस बोर्ड में बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजट नोटिफाई एनी पर्सन क्लास ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट और कलेक्ट under this ordinance to integrate with the synchronized withholding administration and payment plan and to act as a swap agent within the time and in a manner as may be prescribed। क्योंकि वहाँ मैनर नहीं थे उस वक्त, मोड मैनर नहीं थे, किसका काटना है किसका करना है किसने काटना है, तो यहाँ बोर्ड के पास पावर है, वो मोड मैनर और सारी चीज़ें प्रेस्क्राइब करेगी। इसमें एक चीज़ है कि रेट क्या होगा, रेट वाले वही रेट होंगे, लेकिन विद होल्ड इन ल्यू ऑफ दैट विद होल्डिंग एजेंट ये वाले फिर कर लेंगे, वो CPR की बजाय ये फिर SPR जो है वो हो जाएगी। वो विद होल्डिंग सेक्शन वही रहेंगे, मोड मैनर के विद होल्डिंग टाइम ये वो फिर बोर्ड प्रेस्क्राइब करेगा कि कब करना है, तो उसके मुताबिक फिर हो जाएगा। उसके बाद टैक्स कलेक्टेड purported to be collected deducted or purported to be deducted by notified SPR agent and credited to the commissioner through digital mode shall be treated to have been paid under section 160 of the ordinance। 160 में वो ऐसे ही समझा जाएगा कि पे कर दिया, क्योंकि बेसिकली बाकी तो एट द टाइम आप पेमेंट होता था, तो यहाँ क्योंकि डिजिटल मोड है, आपने थ्रू मोबाइल या कोई और सोर्स से यूज़ कर लिया, तो वो उसकी विद होल्डिंग डिफ़िकल्ट थी, तो उसको उन्होंने फिर नोटिफाई कर दिया कि जो पे कर रहा है वही वाला जो
जो है वो विद होल्डिंग एजेंट है, तो वो उसी पे फिर पेमेंट जो कोई भी मोड अडॉप्ट डिजिटल करेगा तो वो वही नोटिफाइड, अगर FBR नोटिफाई उसको करेगा एज ए स्वैप एजेंट तो वो फिर रिस्पॉन्सिबल होगा, वो फिर आगे होल्ड करके अपना चालान या डिपॉजिट करा के सर्टिफिकेट भी इशू कर सकता है, और वो उसी तरह ही होगा जिस तरह वो पेमेंट थी उसी तरह ही होगा। आगे नेक्स्ट में छोड़ेंगे बाकी के प्रोसीजर है हाँ प्रोसीजर सारा चले आगे चल। आगे हाँ जी 174 सेक्शन 174 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि पिछले हैं 169 में अच्छा वो फाइनल टैक्स वाला वो दोबारा ऐड कर दिए। अपडेट है इतने कोई नहीं कितने फाइनेंस बिल से 169 हैं वन फाइनेंस बिल से 169 अमेंडमेंट कोई नहीं जेडी ऐसी 169 में कौन सी मतलब ये पाता ना सब सेक्शन 7 है सेक्शन 148 अच्छा इतना सब ਉੱਥੇ ਪਾਈ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ कितने और बात दी हमने फाइनल डिसीजन कि कई किसी और जगह डाल हाँ वो डाली होगी तो वो उसकी वजह से इधर आए। 174 आ जाएगी मैं ना तो 174 की अमेंडमेंट बड़ी अहम है जी, बड़ी प्रॉपर सो एलैबोरेट करें सब क्या कॉन्सिक्वेंस है। Provided the limited preamble, this subsection shall not apply to record pertaining to income, asset, expenses, transaction to which clause B of the section applies. बेसिकली ये अमेंडमेंट जो है जो 6 साल का रिकॉर्ड मेंटेन करना है और पेंडिंग हो तो फिर वो आगे बढ़ेगा, तो ये जो आपके फॉरेन एसेट हैं जो बाहर हैं, एक यहाँ रेजिडेंट है उसके बाहर एसेट हैं, उसके रिलेशन से ये अप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है 11(2) में जो आपके एसेट्स हैं 11(2) का 2 खोलें तो वो रेजिडेंट के फॉरेन एसेट जो हैं उसके रिलेशन से, क्योंकि पिछले दिनों लिटिगेशन चलती रही हैं तो उसने कहा जी मेरे तो 6 साल जब लिटिगेशन स्टार्ट हुई नोटिस 111 का इशू हुआ 122 का, तो उन्होंने कहा जी मेरे ये तो प्रायर टू मेरे एसेट तो 20 साल पुराने हैं तो मेरे पास तो रिकॉर्ड नहीं है मेंटेन नहीं, तो उसके लिए फिर उन्होंने कहा जी जो फॉरेन एसेट हैं पुराने यहाँ से पैसे उधर ले गए हुए हैं या कहीं और से ले गए तो फॉरेन एसेट की जो एक्सप्लेनेशन है वहाँ भी लिखा हुआ है कि उसके लिए नोटिस जो है बाकियों के लिए तो उसी साल में ऐड करना है। 11(2) का ए देखें तो जो रेजिडेंट यहाँ के एसेट हैं उनकी नेचर सोर्स पूछनी है तो वो ऐड कहाँ होनी उसी साल में जिस साल से रिलेट करती है, लेकिन जो फॉरेन एसेट हैं जो 2 आ गया था इसका 2 है हाँ जी पहले 1 पढ़ लेना, जी जी पहले 1 पढ़ लें तो 111 का 1 हाँ 1 देख लें। इन द टैक्स ईयर टू विच अमाउंट रिलेट इफ द अमाउंट रिप्रेजेंटिंग इन्वेस्टमेंट मनी वैल्यू एक्सपेंडिचर इज सिचुएटेड इनकम इन पाकिस्तान और कंसीव्ड इनकम इज पाकिस्तान सोर्स, पाकिस्तान के एसेट लाइबिलिटी सब कुछ है पाकिस्तान, उसके रिलेशन से 111 का नोटिस इशू हुआ है तो वो किस साल में ऐड होगा जिस साल से वो रिलेट करता है, तो 122 के तहत 5 या 6 साल से पीछे जा नहीं सकते, तो करना ऐड किस में जिस साल से रिलेट करता है, लेकिन फॉरेन एसेट में उस साल में नहीं ऐड करना, वो उस साल में ऐड करना जिस साल में आपको रिकवर हुआ है उस साल का रेलेवेंट जो पिछला प्रोसीडिंग ईयर टैक्स ईयर है उसमें ऐड करना है, तो वो नीचे वाला देख ले। इन द टैक्स ईयर इमीडिएटली प्रोसीडिंग द टैक्स ईयर इन विच इन्वेस्टमेंट मनी ये वो इज डिस्कवर्ड इस सिचुएशन इनकर्ड पिछले साल में ऐड करना है। ठीक है तो आप पिछले साल में ऐड करना है, इस साल अगर हुआ तो इसके पिछला साल जो है उसमें एडिशन होगी, वो खोल के एडिशन होगी। अब इसका अब रिकॉर्ड का मैटर था 122 के तहत कि सारों के लिए 6 साल वही मेंटेन करना है या उससे पिछला भी हो सकता है, तो ये तो आज ऐड करना है तो रिकॉर्ड आप कहें जी रिकॉर्ड तो मेरा ये ऐड तो आज आप कर रहे हैं तो है तो ये 15 साल पुराना, तो ये 15 साल पुराना मैं रिकॉर्ड कहाँ से लाऊं, इधर तो आप आर्ट कर रहे हैं मेरे पास तो कोई रिकॉर्ड नहीं, मैं नेचर सोर्स तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता तो क्योंकि रिकॉर्ड भी नहीं दे सकता, तो ये पुराना है 5 साल, तो मेन 122 में लिमिटेशन है कि रिकॉर्ड की 174 में लिमिटेशन है कि 6 साल रखना है, रूल जो है 28 है उसमें भी लिमिटेशन है, तो वहाँ भी 4-5 साल 6 साल है, वहाँ भी 6 साल है और 122 की भी 6 साल है, तो इसलिए ये टाइम बार्ड है। और जो एडिशन करनी है उस पर मेरे पास रिकॉर्ड मेंटेनेंस बाकी चीज़ों तो यहाँ कवर कर दी, 122 भी कवर कर दिया
क्योंकि इसी साल में ही ऐड करना है तो विद इन टाइम ही है। लेकिन 174 और रूल में जो है वहाँ अमेंडमेंट नहीं है, तो रिकॉर्ड में जैसे मांग नहीं सकते, तो उन्होंने उसको रिकॉर्ड को भी रिकनसाइल करने के लिए उन्होंने कहा रिकॉर्ड अपने पुराना एसेट जो है फॉरेन भी जो है उसके लिए रिकॉर्ड की कोई लिमिट नहीं। अगला क्वेश्चन आएगा कि ये प्रॉस्पेक्टिव है या रिट्रोस्पेक्टिव है, तो ये प्रॉस्पेक्टिव ही हो सकता है, रिट्रोस्पेक्टिव इसलिए नहीं होती। वैसे तो रिकॉर्ड कीपिंग या प्रोसीजरल लॉ जो होते हैं वो रिट्रोस्पेक्टिव होते हैं प्रोसीजर जो है, लेकिन क्योंकि जो चीज़ ख़त्म हो गई है या ऐसे कह लें कोई चीज़ जो ख़त्म हो चुकी है और आप उसको अब पुरानी चीज़ है तो आप उसको डेड हार्स जो पास्ट क्लोज ट्रांजैक्शन जो है, पहले ला था कि आपने 6 साल रखने, तो आपने 6 साल तक रख के पिछले सारे डिस्ट्रॉय कर दिए, तो अब ला लेजिस्लेटर आपको ये नहीं कह सकता कि वो रिस्टोर करें। जो लॉ ने लेजिस्लेटर ने खुद कहा हुआ है कि ये पुराना रिकॉर्ड नहीं माना जाएगा, तो आप उसको डिस्ट्रॉय कर दें, उसको ख़त्म कर दें, तो वो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन हो गया। तो आपने उसको लेजिस्लेटर की इंटेंशन के मुताबिक उसको ख़त्म कर दिया। तो अब अगर वो कहेंगे जी पिछला भी रखो, तो आप कह सकते हैं कि जी आपने आपके कहने पे हमने वो डिस्ट्रॉय कर दिया, हमारे पास उसकी कोई चीज़ नहीं है। तो अब ये क्योंकि पुराना आप रिस्टोर पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है, आपको रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो, आप उसको रिस्टोर नहीं करते, फ्रेश लाइफ लीवर ऑफ लाइफ आप डेड चीज़ को नहीं दे सकते, तो इसलिए पुराना नहीं मांगा जा सकता। तो आज से ऑनवर्ड क्योंकि लॉ आज है, आज लोगों को पता चला है, तो आज के बाद हम रख लेंगे फॉरेन एसेट के वो जितने साल भी 16 जो भी एक्सपायर नहीं हुआ है, तो टैक्स ईयर 2016 भी एक्सपायर नहीं हुआ, उसका रिकॉर्ड मेरे पास अवेलेबल है। हाँ वो तो उसमें तो लगे वो तो रखना पड़ेगा उस साल जितने सालों से आज तक जितने साल हैं, आज नहीं बल्कि ये इफेक्टिव कब होगी, ये अगर फर्स्ट डे से जुलाई से होगी तो उस वक्त देखेंगे हम कि कितने साल बनते हैं। तो जहाँ तक होगा वो आप रिटेन रखेंगे, 30 जून को 16 ख़त्म हो जाएगा ना, तो ये इफेक्टिव अगर फर्स्ट डे आप जुलाई को होता है तो 16 वाला नहीं आप कर सकते ना, ठीक है। 16 के बाद फिर 17 वाला हो सकता है। अगर ये लॉ पहले असेंट हो जाती है 29 को हो जाती है फिर वो रखना पड़ जाएगा, ठीक है। नहीं इफेक्टिव होना अलग बात है, अगर असेंट हो जाती है तो अगर उसमें लिखा हुआ है कि फर्स्ट डे से ही होना है, तो अगर यहाँ भी मेंशन नहीं है तो फिर डिस्प्यूट आएगा कि क्योंकि इंटेंशन पहले आ गई है, चीज़ें पहले आ गई हैं, तो इसलिए असेंट पहले आ गई है, इफेक्टिव हो गया है। डेट कब से करना है वो अलग है एक बात, ठीक है। ये नादरा पहले भी आता रहा है, ये नादरा ही आप असेसमेंट किया करेगा, तो आप शेयरिंग ऑफ रिकॉर्ड है, तो ये नादरा के बाद जो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट आपकी जो भी है वो FBR के साथ शेयरिंग शुरू करेंगे, करने के बाद फिर इसको पढ़ लें देख लें। 170 में आ जाए, ठीक है। ये प्रोसीजर है कि शेयरिंग आप नादरा को भी कुछ पावर दे देंगे, तो अभी आप भी ये डॉक्यूमेंट दे दें या असेसमेंट भी इतनी का कर दें या ये करें या ना करें, तो अब आउटसोर्सिंग FBR कर रहा है काफ़ी चीज़ें कि दूसरा आपने कोऑर्डिनेशन मुआहिदा करा के उन्हें कही आप कुछ आप कर लें कुछ हम कर लें, नहीं है तो सारी इन्फॉर्मेशन में पास ऑन करते हैं। जिस तरह फॉरेन इन्फॉर्मेशन या ट्रीटी हैं, बायलेटरल यूनिलेटरल ट्रीटी आपस में कर रहे हैं, तो ट्रीटी में एक मुल्क से दूसरे मुल्क से सारी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो सकती हैं, तो उसके भी लिए अलहदा 165 ABC और बैंकों से भी हैं जैसे, इसी तरह उन्होंने कहा नादरा को भी ऑन बोर्ड ले लें और उससे भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो है वो स्कीम या कन्वेंशन या आप जो भी एग्रीमेंट वगैरह कर लें जल्दी। 170 पे आ जाएगी 177, दो बड़ी अहम अमेंडमेंट्स है इसमें। 170 6 बिट हो गया सर, ये वो जो ऑर्डर रिपोर्ट वाला था, 100 ऑडिट रिपोर्ट था कि ऑडिट रिपोर्ट देनी है जब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट के बाद कन्फ्रंट करना है कि ऑडिट ऑब्जर्वेशन क्या है और टैक्स पेयर से उसकी रिप्लाई लेनी है। रिप्लाई के बाद फिर आप 122 में प्रोसीड करते थे, लेकिन अब उन्होंने इसको क्योंकि प्रपोजल ये है कि इसको मिट कर दिया जाए, अब डायरेक्ट ही उधर हिट किया जाए, ऑडिट किया जाए, ऑब्जर्वेशन यहाँ की बजाय नोटिस उधर 122(9) का रीड विद 122(5) या जो भी है उसके मुताबिक किया जाए, वहीं एक्सप्लेनेशन ले दी जाए, वहीं अपॉर्चुनिटी दे के तो फिर उसमें 122 में ऑर्डर कर दी जाए। लेकिन अभी इसके कॉन्सिक्वेंस इस तरह होंगे नहीं, क्योंकि इसके बाद 6A भी है, पहले उसको पढ़ लें। ये 6 को पढ़े, पहले 6 किधर है, पुराने ऑर्डिनेंस को खोल लें, 6 को लें, पुराने ऑर्डिनेंस में है 170 6 खोल लें। 6 या 6 पढ़ना है, 6 और दोनों ही इधर आ जाता है ना। 170 का the commissioner shall after obtaining taxpayers explanation on all issues raised in the audit issue an audit report containing audit observation and findings।
और 6A कहता है आफ्टर इशूइंग ऑडिट रिपोर्ट द कमिश्नर ने इफ कंसिडर्ड नेसेसरी अमेंड द असेसमेंट under subsection 1 or subsection 4 of section 122 as the case may be after providing an opportunity of being heard to the taxpayer under subsection 9 of section 122. चल ये था जी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑर्डर कमीशन शैल आफ्टर obtaining taxpayer explanation on the issue raised in the order issue audit report containing order observation and finding। ये था कि जब ऑर्डर कंप्लीट कर लिया है, कंप्लीशन के बाद पहले सिलेक्शन थी, बुक्स कॉल करनी थी पहला स्टेप, फिर सिलेक्शन करनी थी, सिलेक्शन के बाद कंडक्ट करना था, कंडक्ट करने के बाद वहाँ फिर दो सिचुएशन राइज होती थी कि आपने रिकॉर्ड दिया है या नहीं दिया, या आपने दिया है लेकिन इनकम्प्लीट है। अगर आपने रिकॉर्ड नहीं दिया तो ये ऑडिट ख़त्म हो गए, इसका सेक्शन सब सेक्शन 10 है 177 का, उसके तहत आपका डीम्ड ऑर्डर जो था रिटर्न आपने फाइल की थी वो नलीफाई हो गया, कैंसिल हो गया। तो उसने 121 में बेस्ट जजमेंट करनी थी ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल रिकॉर्ड। अगर ये ऑर्डर आपने रिकॉर्ड या इनकम्प्लीट हो या नॉन प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड हो, जहाँ जब आपने फुल रिकॉर्ड प्रोड्यूस कर दिया, वो सेटिस्फाई कर दिया, उसने ऑर्डर कर लिया, तो फिर उसकी ड्यूटी थी कि आफ्टर कम्प्लीशन द ऑर्डर आपको ये फिर ऑर्डर रिपोर्ट कन्फ्रंट करे, उसमें ऑब्जर्वेशन जो है ऑब्जेक्शंस हैं वो करे, आपसे रिप्लाई ले। जब रिप्लाई लेने के बाद अगला स्टेप आएगा 6A। 6A में भी सब तरमीम आ गई, वो दूसरा खुले मैंडेट 6A में भी तरमीम आ गई, नीचे लाए 6A इसके, इसलिए ये आ गया आफ्टर कंप्लीशन। हाँ अब यहाँ भी चेंज करके अब अगर अभी दे आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ ऑडिट, आप वो कम्प्लीशन वहाँ ख़त्म कर दी, यहाँ कम्प्लीशन आ गई, यहाँ कम्प्लीशन करके उनका डायरेक्ट उधर जाए। आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ ऑर्डर द कमिश्नर मे इफ कंसीडर नेसेसरी अमेंड द असेसमेंट ऑर्डर अंडर सेक्शन 7 एज द केस आफ्टर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड टू द टैक्सपेयर अंडर सेक्शन। अब यहाँ से डायरेक्ट उधर ही चला जाएगा, ऑर्डर रिपोर्ट इशू करने वाला काम जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। तो वैसे तो क्योंकि कोर्ट ने भी क्योंकि ड्यू प्रोसेस यही था कि यहीं उसको अपॉर्चुनिटी दी जाए, यहाँ उसे एक्सप्लेन ली जाए ताकि फिल्ट्रेशन हो जाए जो भी ऑब्जर्वेशन है, और वहाँ जो एडजुडिकेशन में कंक्रीट जो ऑब्जेक्शंस हैं वो जाएं ताकि उधर लिटिगेशन ना हो। इसका ये जो ऑडिट होता है ये एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर होता है, वो जो सेक्शन है सेक्शन 122 वो आपका एडजुडिकेशन सेक्शन है, खुदा जुडिशल उधर होते हैं, तो इसके कोई कंसिक्वेंस नहीं होते 170 के, क्योंकि ये सिर्फ कोई लाइबिलिटी डिटर्मन या राइज या राइट नहीं होते, एडमिनिस्ट्रेटिव एक प्रोसेस है प्रोसीजर जो वो होता है। तो इसके यहाँ अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए थी लेकिन क्योंकि ख़त्म कर दिया लेजिस्लेटर ने, तो इस तरह फिर उधर से सेक्शन 25 की रिपोर्ट आएगी, फिर एक 11 का नोटिस आएगा। हाँ उधर अभी उधर नहीं ख़त्म किया, उधर भी कर सकते थे अगर कोई कहता तो, क्योंकि ज़्यादा ऑर्डर जजमेंटें इस पे आ गई थी, क्योंकि अलादीन वाली आई, फिर अभी ट्रिब्यूनल की एक आई थी, और भी है ये मैंडेटरी है जी, सेक्शन 6 और 6A ऐड किया है, मैंडेटरी हो गई है, विदाउट रिपोर्ट अगर नहीं दी तो फिर आगे सब्सिक्वेंट सारे एक्शन ऑर्डर इलीगल वायर्ड विदाउट लॉ अथॉरिटी हैं, बेसिक एक्शन गलत है तो सारा कुछ 122 करोड़ों की डिमांड थी, यहाँ नहीं दी वो रिपोर्ट यूजुअली कन्फ्रंट करते थे, जब यहाँ नहीं की तो सब खत्म। नया सेक्शन आया जी, आपने पुराना खोला हुआ नया खोला ये नया नहीं, हाँ इसके नीचे 181E है, ठीक है आपकी ये बेनिफिशियल ओनर की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, वो इंडेक्स में पहले देख लें बेटा, इंडेक्स में बेनिफिशियल ओनर 2 में था, बेनिफिशियल ओनर देखिए किधर है, सही नंबर 10 है। हाँ इसके साथ देखें डेफिनेशन के, हाँ जी 2 का 7A और 7 181E, 2 सेक्शन इसके हैं, तो 181 को हम पढ़ लें क्योंकि इसके कनेक्शन से है कि आपने रिकॉर्ड उसका क्या क्या मेंटेन करना है, कैसे करना है। तो एवरी कंपनी एंड एसोसिएशन, क्योंकि कल हमने पढ़ा था कि कंपनी या AOP में जिसकी 10% होल्डिंग हो या उसमें वोटिंग पावर हो या अदरवाइज फाइनेंशियल या दूसरे डिसीजन को कंट्रोल करता हो तो फिर उसको बेनिफिशियल ओनर समझेंगे, तो उसका रिकॉर्ड कार्ड इसके मुताबिक हो। एवरी कंपनी या एसोसिएट पर्सन शेल इलेक्ट्रॉनिक फर्निश पार्टिकुलर ऑफ इट्स बेनिफिशियल ओनर इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब। तो कौन सी इन्फॉर्मेशन देनी है, किस तरह देनी है, मेथडोलॉजी क्या होगी, वो प्रेस्क्राइब मीन प्रेस्क्राइब बाय द बोर्ड। जहाँ कहीं भी वर्ड प्रेस्क्राइब आए, सेक्शन 2 के सब सेक्शन प्रेस्क्राइब का वर्ड जहाँ लिखा हुआ है वहाँ लिखा हुआ है प्रेस्क्राइब मीन प्रेस्क्राइब बाय द बोर्ड।
तो बोर्ड जो प्रेस्क्राइब का मोड एंड मैनर प्रेस्क्राइब करेगा और बताएगा कौन से क्या इन्फॉर्मेशन कौन से पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिकली कौन, पहली बात तो ये मैनुअल नहीं है, इलेक्ट्रॉनिकली आपने फर्निश करने हैं वो पार्टिकुलर जो बेनिफिशियल के रिलेशन से जो उसमें प्रेस्क्राइब हो, मोड मैनर भी और क्या चीज़ें किस तरह वेरीफाई क्या करना है वो बोर्ड करे जी। हाँ जी, एवरी जो भी वो प्रेस्क्राइब करेगा बोर्ड उसके मुताबिक। एवरी कंपनी एसोसिएशन शैल अपडेट द पार्टिकुलर बेनिफिशियल ओनर एज एंड व्हेन देयर इज चेंज इन द पार्टिकुलर। एक फ़ाइल करना है, फाइल के बाद जो भी चीज़ें आती रहेंगी उसका सपोज शेयर होल्डिंग जो है पहले 8 था तो आज 12 हुआ है तो बात चेंज कर देंगे, वोटिंग पावर चेंज हुई है या डिसीजन कंट्रोलिंग या दूसरी चीज़ें चेंज हुई हैं तो उसके हाँ ठीक है ऐसे चल चलो आगे। चेंजिंग आई है वो छोड़ देते हैं, पेनल्टीज की मुख्तलिफ चेंजिंग है। पेनल्टी की आपकी एक तो बेनिफिशियल ओनर की है, नकार कार्ड नहीं 216 एक क्या पेनल्टी सर छोड़ देते हैं आगे। पेनल्टी इंपॉर्टेंट थी वैसे, जस्ट फेल टू फर्निश रिटर्न एज रिक्वायर्ड रिटर्न की छोड़ दें। सर देनी तो होती कोई नहीं। हाँ चलो ठीक है। 216 इसमें वैसे इसमें इंटीग्रेशन की कोई पेनल्टीज हैं, कुछ स्वैब वाली पेनल्टी है, नए सेक्शन आए तो एक बेनिफिशियल ओनर की है, 3 पेनल्टियाँ 3 नई चीज़ें हैं, बाकी रिस्ट्रक्शन ठीक है। 216 सेक्शन सर क्या बोला? प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट अथॉरिटी एंड पर्सन। ये तो जैसे प्रोटेक्शन 200 नैब में पहले हमने डिस्कस कर लिया है, नैब वालों ने तो कानून बना दिया है कि जो कोई फॉल्स प्रोसीडिंग करेगा या वो करेगा तो या कोई आर्डर गलत बनाएगा तो उसके खिलाफ होगी, तो यहाँ उसको रिवर्स कर दिया है और यहाँ उन्होंने कहा गुड फेथ में जो काम भी करें, जो हिटें लगाएं, जो कुछ करें कोई मसला नहीं, दैट इज़ इन गुड फेथ, उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट तो है नहीं है तो इसलिए उसके खिलाफ कोई प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकती। लेकिन सेल टैक्स में सेक्शन 33 का 18 है जिसमें सेल टैक्स कोई अथॉरिटी है तो वो अगर कोई कनाइवेंस करे या हेल्प करे या असिस्ट करे टैक्स फ्रॉड में या वीएन में तो उसकी 2 साल की कैद है। तो अब कल्चर हमारा बदल जाना चाहिए, तो क्योंकि पुराना अंग्रेज़ का दौर नहीं रहना चाहिए। तो अगर कोई अनफेयर करता है वो टैक्स पेयर करता है, वो भी अगर डिपार्टमेंट या ऑफिसर करता है तो वो भी तो एट ए पार लाने चाहिए। तो उसके लिए भी बैलेंस करने के लिए अगर हम चाहते हैं कि करप्शन और इनएफिशिएंसीज ख़त्म हो तो फिर बैलेंस मेंटेन रखना चाहिए। ये नहीं एक साइड पे सारा लोड डाल दें, दूसरे को अनलिमिटेड पावर दे दें, अनस्ट्रक्चर दे दें तो फिर करप्शन और सारी चीज़ें होंगी। फिर अगर कुछ ना कुछ ये समझ लें कि कुछ ना कुछ तो लिमिटेशन होनी चाहिए कि अगर आप सपोज अगर आप सजा नहीं दे सकते तो कम से कम उसकी डिसिप्लिनरी एक्शन ही ले लें कि 5 जिसके ऑर्डर ख़राब होंगे तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, उसे पूछा जाएगा भी ये क्या है, ठीक है ना। तो इस तरह की कोई ना कोई बैलेंस मेंटेन करना एडमिनिस्ट्रेशन में, एडजुडिकेशन में और टैक्स पेयर के राइट को, वो भी टैक्स पेयर अगर टैक्स लेते हैं वो प्रोडक्टिव फैक्टर है, मुल्क को चलाता है, सब कुछ चलाता है, एम्प्लॉई की सैलरियाँ भी वहाँ से आती हैं, हमारी फीसें भी उधर से ही आती हैं, तो उसको कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन देनी चाहिए। अनलिमिटेड जो पावर्स के साथ हाई हैंडेड हरासमेंट के साथ जो काम किया जाता है या एक्सप्लॉइट करके किया जाता है तो वो इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन है, तो वो नहीं होना चाहिए। कुछ ना कुछ पेश आगे इसको खत्म करने के इसको प्रोसीडिंग अगेंस्ट हैं अगे भी तो कुछ भी नहीं होने तो क्या जरूरत है। उन्होंने क्या स्पेसिफिकली करते हैं, अगर कोई कह भी दिंदा है तो अगर कोई लिटिगेशन आप सपोज आपको कोई फॉल्स आपने रिकॉर्ड प्रोड्यूस भी कर दिया है, उसने लिख दिया है इसने नहीं प्रोड्यूस किया, ऑर्डर पास कर दिया है, तो आप जा सकते हैं ना कोर्ट में, आप कहेंगे मेरी सुन लेना। एक वकील गया था, मैं बताने लगा ना, उसने उसमें रिकॉर्ड प्रोड्यूस किया, उसने लिख दिया कि आपके एआर ने कोई रिकॉर्ड प्रोड्यूस नहीं किया, उसके बाद उसी डीसी की एक्नॉलेजमेंट थी, तो एक्नॉलेजमेंट के साथ तो उसने उसको लेटर दिया कि मेरी रिप्यूट जो है वो इन्वॉल्व हुई है, मेरी गुडविल इन्वॉल्व हुई है, मेरा टैक्स पेयर डिसऑनेस्टी से देखता है कि आपने मुझे एक्सप्लॉइट किया है और इस तरह मेरी रिप्यूट जो है वो इन्वॉल्व हुई है, तो क्यों ना डिफेमेशन वाला केस आपके खिलाफ करूं, नहीं तो इसमें से आप इमीडिएटली विद इन 15 डेज ये पैरा एक्सट्रैक्ट कर दें, और यहाँ लिख दें
कि रिकॉर्ड प्रोड्यूस मैंने किया था। आगे फैसला आप जो मर्जी करें, ठीक है ना, फैसले पे मुझे इतराज़ नहीं है, फैसला सही है या गलत है, लेकिन ये आपका लिखना कि मैंने रिकॉर्ड नहीं दिया, मैं पेश नहीं हुआ, तो ये मेरी डिफेमेशन है। तो मेरा गुडविल है इतने सालों की, तो वो फिर जिस हद तक भी है मैं जाऊँगा। फिर उसने लिख के दिया तो उसने फिर बजाय बचने के उसने डिलीट कर दिया। तो इसलिए देखा है लोग एफटीओ भी गए हैं। एफटीओ भी चले जाए, मेल एडमिनिस्ट्रेशन यही है, मेल एडमिनिस्ट्रेशन और क्या है। एफटीओ आप जा सकते हैं, सेक्शन 6 है एफबीआर एक्ट का, वहाँ आप चेयरमैन को जा सकते हैं, तो आप दे सकते हैं कि जहाँ कहीं भी फॉल्स प्रोसिक्यूशन है या फॉल्स स्टेटमेंट है या चीज़ें हैं, तो हाई एंड इस तरह की चीज़ें हैं, एविडेंस और रिकॉर्ड है, तो आप जा सकते हैं कि मेल एडमिनिस्ट्रेशन है, तो मेल एडमिनिस्ट्रेशन में आप आपके रेमेडी है। लेकिन वही ये बेसिकली, अच्छा इसका ज़रूरत क्या आई है, अभी क्वेश्चन आपका, ये एफटीओ की ज़रूरत आई है। एफटीओ अरेस्ट भी क्या किए थे, अंदर भी किए थे एफटीओ ने, पुरानों ने, ठीक है ना, फैसलाबाद वाला नहीं किया था। तो क्या नाम था उसका जो एफटीओ था ना, पहले उसने सबसे पहले ना डीसीआईटी को डिसमिस किया ना कोर्ट से, सर्विस से, तो महकमे के हालात ये थे कि इनका तो नाम तो हाथों भूल गया। अभी एफटीओ पिछला भी आप भी कुछ ना कुछ एक्शन वो लेते हैं, जब एक्शन लेते हैं तो इनकी जो डिसिप्लिनरी एक्शन प्रपोज कर देते हैं एफबीआर को, वो फिर उनको करना पड़ता है। अभी भी 3-4 कोई अफसर हैं, कोई सिलसिले चल रहे हैं, तो सर ये 3 नहीं, उन्हें 20 और 21 वालों के खिलाफ एफटीओ ऑर्डर पास, वही बात है ना, वही उसी मैं उसी की बात कर रहा हूँ ना। कमिश्नर के पास बैठा हुआ था, उस ऑर्डर के बाद कमिश्नर के पास और अपने एडिशनल डीसी बैठे थे, मेरे सामने उनको कह रहा था भी एफटीओ का ऑर्डर आए, उनकी डिस्पोजल सब तो प्रायोरिटी थी, जिन्हें ना की थी मैं लिख के दे देना है पार्टी। हाँ बिल्कुल, हर कोई अपनी स्किन सेव कर रहा है कि भी एफटीओ का ऑर्डर आता है कि आप रिफंड दें, इन कार्ड से दिला इतने दिनों में, वो दिन गुजर जाए। पहले तो है ना कि पहले एक मेल एडमिनिस्ट्रेशन पहले हुई है कि विद इन टाइम काम नहीं किया, वो तो अलग बात है, उसके लिए तो आपने कंप्लेंट फाइल कर दी। अब कंप्लेंट में अगर जब एफटीओ ने ऑर्डर कर दिया है फिर भी उन्होंने कंप्लाई नहीं किया और उसको फ्लाउट किया है, फिर भी दिन कायम नहीं किया, तो फिर तो डिटरमिन हो गया ना कि मेल एडमिनिस्ट्रेशन हो गई। वो तो टैक्स पेयर कह सकता है पहले तो मेरा झूठ होगा, लेकिन अब तो आपके ऑर्डर की गई है ना, तो फिर तो बनती है ना मेल एडमिनिस्ट्रेशन, फिर तो उसको रहने का कोई हक नहीं ना डिपार्टमेंट में। तो उस सिचुएशन में फिर एफटीओ ने ऑर्डर किए हैं, बोर्ड को भी गए हैं, इधर लिटिगेशन भी चली है, तो उन्होंने कहा अब क्या कैसे बचें, उन्होंने कहा इसको डाल लें। ये सिर्फ ऊपर से ये आर खत्म हुआ जी डी पढ़ लें जरा, सर्विस ऑन इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉनिकली इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर, वो करता क्या है, सबसेक्शन 18(1) डी में चला जाता है सीधा। हाँ, और जो चले आर का वर्ड है, सर जी आप अच्छा मेरा कहने का इस्तदलाल ये है कि जस्ट उसने पहले सबसे पहले तो 1 को डिफीट करना, 1A को फिर B को, इसमें लेकिन वो करता क्या, 1D सीधा जाकर कहता है जनाब मैंने इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है सही बेसिकली तो ये है कि क्योंकि और का वर्ड जो होता है ना, और एंड इंटरचेंजेबली यूज़ हो सकते हैं, कोर्ट जो है इंटरप्रेट करता है तो आर को एंड भी पढ़ सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ ड्यू प्रोसेस का मैटर है तो आर्टिकल 10 है, तो इसमें सारे ही एग्जॉस्ट करने चाहिए, क्योंकि आज 1 बाई 1 अगर सारे ही एग्जॉस्ट करने के बाद भी कोई कंप्लाई विद नहीं करता तो फिर एडवर्स ऑर्डर होना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि आपने इलेक्ट्रॉनिकली सर्व कर दिया, आपने खुद ही यूनिलेटरी खुद ही इशू कर दिया, उस तक पहुंचा ही नहीं है, तो उसके नॉलेज में ही नहीं आया, तो जो हम कहते हैं ड्यू प्रोसेस या रीजनेबल अपॉर्चुनिटी या बीइंग हर्ड या 3 नोटिस दें एटलीस्ट 15-15 दिन के, तो वो कहाँ गए, ठीक है। तो वो एक में ही आप इशू कर रहे हैं, एक ही इशू करके ऑर्डर कर दें, तो ऑलरेडी और जुल्फकार केस भी है और भी बहुत से हैं, तो ड्यू प्रोसेस, फेयर ट्रायल और अपॉर्चुनिटी, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड, शॉर्ट अपॉर्चुनिटी नहीं, वो भी ड्यू प्रोसेस के 4 कंपोनेंट है। नंबर 1 है कि नोटिस दिया जाए, नोटिस इंडिपेंडेंट एक चीज़ है, तो दूसरा है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड से मुराद होती है फेस टू फेस कम्युनिकेशन, जस्ट राइटिंग नोटिस दे देना, वो पर्पल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का मतलब है फेस टू फेस कम्युनिकेशन, वो नोटिस सर उस कंप्लीट नहीं करता। तीसरा है कि आपकी जो अथॉरिटी है वो इम्पार्शल हो, बायस ना हो। चौथा ये है कि अथॉरिटी कम्पिटेंट हो, इनकम्पिटेंट अथॉरिटी नोटिस देगी तो ड्यू प्रोसेस की वायलेशन है। तो ये सारे फैक्टर जो है, फिर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी में
ये नहीं है कि चार्ट एक दिन का नोट दे दे या नोटिस बाद में पहले ऑर्डर पहले हो जाए जी मैं नोट दे दिया था, तो इसलिए उसके लिए भी जुल्फ़िकार केस में और बल्कि FBR का सर्कुलर भी है 15-15 दिन की एटलीस्ट 3 अपॉर्चुनिटी दें और उसके बाद फिर एडवर्स ऑर्डर करें। तो इस पर भी वैसे तो है सारी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मोड है, अच्छा है वैसे तो, क्योंकि हम भी पाकिस्तानी बाद कोर्ट शोर्ट में कहें तो वो कहते हैं जी ये जो इलेक्ट्रॉनिक मोड है ये तो बड़ी अच्छी बात है, हम तो मॉडर्नाइज हो रहे हैं। लेकिन मॉडर्नाइज होने के साथ साथ ये इसको मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड सपोज यूज़ भी किया है आपने, जस्ट ऑनलाइन उसको कर दिया पोस्ट, तो मैसेज भी दे दें, साथ ईमेल भी कर दें, फिर कम्युनिकेशन पूरी होगी ना। इलेक्ट्रॉनिक मैसेज भी कर दें, मैसेज करेंगे तो उसको पता चल जाएगा। जस्ट एक अपलोड करने से पोर्टल पे वो दैट इज़ नॉट सफिशिएंट, आप साथ मैसेज करें, साथ फ़ोन कर दें। वैसे तो एक साथ वैसे इन राइटिंग ऊपर लिखा हुआ है सबसे पहले काम क्या है, रजिस्टर पोस्ट करना है। ये इंडिविजुअल के लिए, कंपनी के लिए पहले पर्सनली सर्व्ड ऑन द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पर्सन, दूसरा है सेंड बाय रजिस्टर पोस्ट। भाई रजिस्टर पोस्ट भी कर देंगे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, कोरियर भी भेज देंगे या रजिस्टर तो भेज दें तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। और फिर उसको राइट ऑफ, फिर अगर हम नहीं करते तो क्या होता है, एक तो उसका डिमांड जो है वो अनलिमिटेड डिमांड और वो एक्सॉर्बिएंट डिमांड जो है वो उसके खिलाफ जाएगी। फिर उसकी राइट ऑफ अपील जो स्टैचू ने दिया है, जो सबसेंटर राइट है कि हायर फोरम पे जा सकता है, उससे भी आपने उसको डिप्राइव किया है। तो इसलिए फिर ये फंडामेंटल है, जब तक नोटिस इशू ना हो, इशू के बाद प्रॉपरली एंड वैलिडली सर्व ना हो, सारे मोड मैनर अकॉर्डिंग टू सिविल कोड प्रोसीजर और रजिस्टर पोस्ट और सारे एग्जॉस्ट ना हो, उस वक्त तक वो नहीं करना चाहिए। अगर होगा फंडामेंटल चीज़ें ही सही नहीं हुई तो सब्सिक्वेंट एक्शन भी आप कह सकते हैं सही नहीं। इसी का 191 पीछे जाइएगा, एक दो चीज़ें तो पीछे रहेगी जी, पेज स्ले हो गया सारा, पता नहीं किधर किधर घूमी जा रहे हैं। वापस आ गया तो 191 prosecution for non-compliance with certain statutory obligations। इसकी ये जो amendment से ऊपर आ जाए 191 जो है, जैसे एक तो एडजुडिकेशन है, असेसमेंट है, ये प्रोसिक्यूशन का है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में भी यहीं से ही, यहाँ आपका इसमें इंटीग्रेशन वालों को भी डाल दिया है, उसकी प्रोसिक्यूशन पहले नहीं थी, नया सब्जेक्ट मैटर आया है, तो उन्होंने कहा वो उधर पेनल्टी डाली है तो इधर प्रोसिक्यूशन भी डाल दी। जैसे सेल टैक्स में भी डाली हुई है, पेनल्टियाँ नहीं लगाई, पेनल्टियाँ सबके साथ सीलिंग ऑफ प्रेमिसेस भी है, कैद भी है, सारा कुछ है। तो यहाँ भी उन्होंने कहा क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी उसके खिलाफ फिर करनी चाहिए। ठीक है, इंटीग्र यूनिफॉर्म ने तो लेकर आया उनका, उन्होंने कहा आप यूनिफॉर्म में आया करेंगे। यूनिफॉर्म तो पहले भी था इनका, उन्होंने कहा वकीलों का यूनिफॉर्म है तो हमारा क्यों नहीं है। वकला कोट पहन के, ब्लैक कोट कहते हैं, ये आ गए हम, ब्लैक टाई। 14 में आ जाएगी ये यूनिफॉर्म सारों के लिए है या सिर्फ बेचारे नीचे वालों के नीली? हाँ, ऑफिसर भी आ गए हैं भाई। ठीक है, अब वर्दियों में देखा करेंगे, होना चाहिए सर, अच्छी बात है। यूनिफॉर्मिटी नज़र आती है एक जैसे, जहाँ भी बाहर भी नज़र आए, भले अभी ये FBR का बंदा है। 214 है सर, condonation of crime। ये ट्रिब्यूनल की और कुछ जजमेंटें आई थी, तो जजमेंट में ये आया था कि जब अगर आपका टाइम लिमिट जो प्रेस्क्राइब है स्टैचू में या कहीं, तो वो एक्सपायर्ड हो जाती है, तो अभी मैंने कहा था, तो उस वक्त वो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन बन जाता है। अब उसको एग्जेक्टिव जो है उसको एक्सटेंड या उसकी कंडोनेशन नहीं कर सकते, क्योंकि लेजिस्लेटर की डिवाइस है, और लेजिस्लेटरी जितने जब पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन बनता है तो वेस्टेड राइट अक्रू हो जाता है टू द टैक्स पेयर। तो वो वेस्टेड राइट को लेजिस्लेटर के अलावा जो है कोई उसको टेक अवे नहीं कर सकता। तो इसलिए अभी गनी की लाहौर हाई कोर्ट की भी केस की जजमेंट आई, फिर सुप्रीम कोर्ट की भी आई, उसके साथ साथ फिर ट्रिब्यूनल ने भी MM अकरम की एक आई, तो उन्होंने कहा जी ये जो है वेस्टेड राइट हो जाता है। उन्होंने तो फिर और भी कहा कि उसमें नोटिस दे के, रीज़न दे के, राइटिंग करके आप कर सकते हैं, लेकिन बेसिक लॉ ये है कि वंस टाइम स्पेसिफाई या स्टिपुलेटेड in the law is expired,
देन पास्ट इट बिकम पास्ट एंड क्लोज ट्रांजेक्शन, और विद इन दैट एक्सटेंशन हो सकती है जब पीरियड इज रनिंग, जब स्टार्ट से लेके एंड तक दरमियान में तो एक्सटेंशन हो सकती है। वंस इट इज एक्सपायर्ड दैट इज डेड, तो उसको फ्रेश लीवर ऑफ लाइफ दिया नहीं जाता। रिस्टोरेक्टर डेड हार्स को रिवाइव आप जिंदा नहीं कर सकते, तो इसलिए उसको आप नहीं कर सकते। तो सब्सिक्वेंटली उसमें कंडोनेशन ये वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो डेड हार्स है, तो उसको लेजिस्लेटर जो है वो वेस्टेड राइट ले सकता है, वो उसको एक्सटेंड कर सकता है या उसको कंडोन कर सकता है। ये बेसिक लिटिगेशन थी। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है भाई, लेजिस्लेटर से हम डलवा देते हैं, एक्सपायर हुआ तो उसके बाद भी हम कर लें, मुर्दा को भी हम जिंदा कर सकते हैं, ठीक है। तो लेजिस्लेटर ने कहा चलो भाई आपको पावर देते हैं, मुर्दा को आप जिंदा करें, आप कर सकते हैं। तो इस तरह वो आ गया कि एक्सपायर होने के बाद भी अब FBI को पावर है कि वो जिंदा कर ले। सर ये 216 सेक्शन में डिस्क्लोजर ये मज़ीद ऐड हो गया। ये डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन है कि पब्लिक सर्वेंट अगर किसी की, क्योंकि टैक्स की जितनी फिजिकल इंफॉर्मेशन होती हैं वो ये सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल होती हैं, अगर कोई करे तो इस पर पेनल्टी शनल्टी ये वो है, तो उसी को उन्होंने कुछ और कानून शहादत ऑर्डिनेंस ये वो कुछ प्रोटेक्शन दे दी। डिक्लेरेशन मेड इन पहले वो जो IC एमनेस्टी उसको प्रोटेक्शन वगैरह दी है। फॉरेन एसेट ये वो वगैरह कि एनी रिकॉर्ड ऑफ इनकम टैक्स जनरली टू पार्ट ऑफ दिस एविडेंस बिफोर इन रिस्पेक्ट ऑफ, उसको प्रोटेक्शन दी उन्होंने फॉरेन एसेट वगैरह को। बिल्कुल ठीक हो। अब आएंगे आप सेक्शन पे 235 पे। 235 का कनेक्शन जो है आपका रेंट के साथ है, रिटेलर के साथ है। पहले हमने पढ़ा था रिटेलर ने जो बिजली पे 99A था, और ट्रेडर और रिटेलर और सर्विस प्रोवाइडर ने टैक्स देना था जो बिजली के बेस पे 5,000, 10, 15, 50,000 तक, तो उसका बिजली देना है। तो यहाँ बिजली वाले में भी तो बिजली वालों को भी तो कहना है ना ये उसका इतना कलेक्ट करें उससे। तो 235 बिजली से विद होल्डिंग टैक्स बाई द इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, तो वहाँ उनको भी कहा गया कि इस बंदे से इतना काटना है, इसका इतना काटना है, इसका इतना काटना है। क्लियर? अगर वहीं लिख दें और यहाँ ना हो तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी काटेगी ही नहीं, तो वो फिर कैसे होगा। तो इसलिए बिल इशूइंग जो अथॉरिटी है, लेस्को है या कोई भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी है, तो 235 में अकॉर्डिंगली मेंशन किया गया कि ये अगर इसका बिजली का बिल 20,000 तक है तो 5,000 काट लें, 20 से 30 है तो इतना काट लें, जो उधर रेट आपने देखे थे उसके मुताबिक उसको कहा गया कि आप काट लें। ठीक है, 236C में आ जाइए। 236C जो है रेट बढ़ाती हैं। प्रॉपर्टी आप ख़रीदते हैं, सेलर हैं, तो प्रॉपर्टी के रेट पहले 1% था, अब 2 कर दिया गया है। पहले था कि अगर सबके था 4 साल के बाद अगर अच्छा, अब वो 10 ईयर एक कर दिया गया। लगता रहेगा। हाँ, 10 साल तक होता रहेगा, लेकिन उधर 6-5 हैं, इधर 10 साल चलाएंगे। दूसरा इसका रेट पहले 1 था, 2 कर दिया है, और इनएक्टिव वाले के लिए उन्होंने 5% कर दिया। ठीक, तो 236I और 236 280 जो है वो डील करता था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना। वो पहले उन्होंने कहा था कि एक्टिव होगा तो फिर उससे 5% नहीं लेंगे। पहले 2 लाख की लिमिट थी कि 2 लाख से अबाव होगा तब लगेगा। फिर 2020 में या अमेंडमेंट आई कि और आपका जो एक्टिव टैक्स पेयर हैं उससे नहीं लिया जाएगा, दूसरों का लगेगा। फिर सप्लीमेंट्री में ख़त्म भी किया, अब उन्होंने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा जो दूसरा आपकी हैं मशीनरी वाला दूसरा मशीनरी रेंट पे अगर कोई देते हैं मशीनरी इक्विपमेंट, तो वो 10% था मेरा ख्याल फाइनल चार्ज था, उसको भी खत्म कर दिया। 236Y नहीं आया जी। एडवांस टैक्स ऑन द पर्सन लिमिटिंग अमाउंट है, ये पहले भी था क्रेडिट कार्ड पे, फिर रीस्टोर किया है। पहले भी था, फिर रिमिट कर दिया था, अब दोबारा कर दिया। पिछले साल निकल गया था, उससे पहले था, तो आप फिर दोबारा रीस्टोर कर दिया। तो एवरी बैंकिंग कंपनी शैल कलेक्ट एट द रेट ऑफ ट्रांसफर एनी सम रेमिटेड आउटसाइड पाकिस्तान ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन हु हैज कंप्लीटेड क्रेडिट डेबिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड ट्रांजैक्शन विद ए पर्सन आउटसाइड पाकिस्तान एट द रेट। उसी तरह कार्ड शार्ड की जो पेमेंट करेंगे तो उस पर 237A में आ जाइए। 237A 237 जो चेक ये है विद रिगार्ड टू रूल मेकिंग पावर ऑफ द FBI। तो उन्होंने कहा इंटीग्रेशन की भी पावर दे दी। ठीक है, इन केस ऑफ इंटीग्रेशन नो सेल शैल बी मेड और सर्विस शैल बी रेंडर एज मे बी विदाउट जनरेटिंग फिजिकल इनवॉइस। जिस तरह उधर आपके सेल टैक्स में है उसके साथ कोऑर्डिनेट कर किया है इसको। विनिंग स्कीम प्राइजेज वाली स्कीम उधर भी हैं, तो इसमें भी डाल दी। उसका प्रोसीजर शॉपिंग मिस्ट्री शॉपिंग वाला भी वो प्रोसीजर जो FBI वाले खुद ही जाके इनवॉइस ले लेंगे। ठीक हो गया
सर शेड्यूल तो मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है करने मेरा ख्याल नहीं अब ज़रूरत, अब हम आज से अगले में सेल टैक्स करेंगे और FED करेंगे, क्योंकि इसके साथ ही हमने शेड्यूल भी रेट शेट देख लिए। बाकी कोई किसी के क्वेश्चन या कोई चीज़ होगी तो फिर देख लेंगे। कंसेप्ट क्लियर हो गए, अमेंडमेंट्स के कंसेप्ट क्लियर हो गए, रेट्स तो कभी भी चेक किए जाते हैं। रेट तो आप वहाँ से देख लें, उसमें कोई अमेंडमेंट आई होंगी, कोई डिलीट हुई हैं एग्जाम्शन है, कोई अमेंड हुई हैं। वो 3 किस्म की चीज़ें आती हैं यूजुअली। कुछ आपकी जो एग्जाम्शन है डिलीट हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। कुछ आपकी अल्टरेशन हो जाती हैं, टाइम पीरियड एक्सटेंड हो गया, उसमें कोई एडिशन कोई चीज़ हो गई या कट कर दी या रेट्स कर दी, सब्स्टिट्यूट कर दी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं नहीं डाल दी बस। फर्स्ट शेड्यूल सारा जानेंगे, सेकंड शेड्यूल में आएगा, फर्स्ट शेड्यूल जाने से उसमें सर बिल्कुल हम देखते जाते हैं कहाँ रेड है, उसको बेयर रीडिंग की तरह 1 मिनट देख लें ताकि आज इनकम टैक्स हम ख़त्म कर दें। मुकम्मल हो जाए। तो सेल्स टैक्स सब नेक्स्ट वीक में कर लें। मंगल को करेंगे, मंगल बुध जुमेरात, मंगल बुध, ठीक है ना जी। बहुत मतलब शार्ट भी होगा तो शायद, हाँ इनकम उसकी ज़्यादा थी। सेकंड शेड्यूल आए जी, नीचे आते जाए, बिल्कुल फर्स्ट शेड्यूल है। चलते जाए, वो वर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, टेबल खत्म हो जाएगी। ये सेकंड, अब ऐसा चलते जाए, जहाँ रेड है वहाँ रुक जाए, चलते जाए, नहीं जहाँ रेड वर्ड में आए वहाँ रुक जाए, जहाँ चलते जाए बजाय हम जैसे ये आए ये एग्जाम्पशन वहाँ भी ये एक्यूमुलेट बैलेंस रिसीव्ड फ्रॉम द वॉलंटरी पेंशन फंड ऑफर्ड बाय ए पेंशन फंड मैनेजर अंडर वॉलंटरी, ये एग्जाम्प्ट होगा जी। ठीक हो गया, चलता जाए, जहाँ रेड का एक मिनट ये को मिट्टू भी है तो ये एग्जाम्पशन 235(20) की जो भी थे, देखें क्या थी, ये ख़त्म हो गई। फिर शुरू में हो गए हैं। वो मैं ये दूसरा बोल नहीं, लेकिन वहाँ मुश्किल हो जाएगा, छोड़ दें आप उसको फिलहाल। 23 नहीं ये तो वही आया ना, वहाँ पे अपन देखें तो 23 भी हुआ बेटा, 23 भी उधर क्या है, 23 भी नीचे आएगा, नीचे आएगा। ये था तो ये अमाउंट थी मंथली इंस्टॉलमेंट फ्रॉम एन इनकम पेमेंट प्लस इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ पेंशन वाला ही था। पेंशन की जगह ये ख़त्म करके वो दे दिया, वो दे दें। वो एग्जाम्पशन पूरी दे दी, इंस्टॉलमेंट ये वो ख़त्म कर दी। नीचे आए चल उसमें 23 भी के नीचे आते जाए, ये दूसरे में आए, ये अब नीचे आते रेड कहाँ आएगा, जहाँ रेड है वहाँ रुक जाए। कोई बात नहीं, नहीं आता, ये एडिशन कर दी हैं। ये जो 66 क्लास है उसमें जो एग्जाम्पशन 236 वाली है इस शेड्यूल में डालें तो उनको एग्जाम्पशन है, तो ये उसमें डाल दी हैं। ये फाउंड है नहीं, ये आपको तो नहीं दे दी कोई एग्जाम्पशन है। पाकिस्तान स्वीट होम, एंजल फेयरनेस, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी, यहाँ पब्लिक प्राइवेट, अच्छा उसके बाद दावत है ये कार्ड ने, अच्छा हरीपा कार्ड है। तो आपका नाम किधर है? साड़ा नाम लिखा ये पावर वाले लोगों का ऐड होता है। पावर वाला लोग ना बड़ी पावर को छोटी जंक्शन थोड़ी लगनी। एनी कलेक्ट लॉसेस भी साथ एज रिड्यूस बाय द लॉसेस, लॉस रिड्यूस करके, पहले ज़्यादा इनकम ही एग्जाम्प्ट होगा, नहीं पहले लॉसेस लेस करके नेट जो होगा वो चले। ये क्या नई डाली? देखने को मिट गया होगा, बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है, थोड़ी सी 102 इनकम ऑफ सब्सिडी ग्रांटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन ऑर्डर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, सब्सिडी जो दी है उसकी एग्जाम्पशन थी। अब फेडरल गवर्नमेंट को उधर 53 में ऐड कर लिया था, ठीक है ना। पहले वो लिटिगेशन भी ये तो है ही नहीं, इसकी एग्जाम्पशन तो दी नहीं जा सकती, तो उसके मुताबिक उधर कर लिया था। अब फेडरल गवर्नमेंट की ये मेट कर दी। चले स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी, डिविडेंड उससे लिया जाएगा जहाँ वो होगी तो आगे
ठीक है। वही स्पेशल जोन जितने भी उनकी एग्जाम्पशन वगैरह जो ये किसमें है जी? ये नीचे है कंपनी एक्ट ये furthermore it is clarified the exemption under this clause shall continue to remain available to those person whose exemption under this clause was available before the ये पाटा पाटा वाली है कौन सी या है दूसरी हाबू वाली है हाँ ये पुरानी वाली को कंटिन्यू रखा है उन्होंने 132 इलेक्ट्रिक पावर पावर जनरेटर वाले जो पुराने जो बिजली नहीं देते जो कहते हैं पैसे दो सानू नव्या ਨੂੰ नहीं मिलेगा कि जो पुराने लगे ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ रहेगी। चलो इनकम ऑफ सकलैन इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी ये कोई पावर वाली होनी चाइनी तो नहीं क्या नहीं होना हाँ चाइनी होने चाइनिया ने ਲਈ ਐਗਜ਼ਾਮਸ਼ਨ ਐ ਨਹੀਂ मिली है ਹੈ 5 साल की ਪਰਸਨ ਸੈਨਮਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਲੱਗ ਗਈ ਟਾਊਨ ਵੇਅਰ देयर ਸਿਨੇਮਾ ਫਾਰ 5 ਈਅਰ ਫਰਮ ਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਨੇਮਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ आगे ਸੈਨਮੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਦੋਨੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੈਨਮੇ ਵਾਲੇ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 66 ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਤੇ ਇਧਰ ਸੈਨਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਐਗਜ਼ਾਮਸ਼ਨ 24C है सी में सर सीमेंट स्टील भी आ गया इसको रिड्यूस रेट मिल गया ठीक है 153 का हाँ स्टील को भी रिड्यूस मिल गया नीचे आए जी ये भी जहाँ पे भी मिल गया ये 113 के रेफर सही तो 113 मिल गए 113 जो रिड्यूस मिल गया ठीक हो गया मिनिमम जो है मिनिमम रेट जो है 0.3 वाला हाँ जी स्टील को स्टील वाले वो भी बड़े पावरफुल एसोसिएशन है ये देखिए रिड्यूस लाइबिलिटी ये फ्लाइंग वाले ने मेरा ख्याल कोई ये पार्ट 3 खोलने इसका पार्ट 3 में जा ਉਹ ਫਲਾਈਂਗ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਰਹੇ ਸਨ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ये 2 और 3 में आए पार्ट 3 ये पार्ट 2 में भी वो पार्ट 3 में कुड़ी है पार्ट 3 में पूरा पार्ट गुजारे आगे ये पार्ट हम पढ़ चुके देख चुके हैं पार्ट 3 खोले इसका उसकी वो शुरू में थी ਉਹ ਫਲਾइंग ਅਲਾउंस ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ इतनी मेहनत असल गर्मी बर्दाश्त की थी ना तो चल लो जी एनी अमाउंट से फ्लाइंग अलाउंस बाई फ्लाइट इंजीनियर ये वो ये सारे सिविल एविएशन ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਫਾਇਦੇ ਸਾਰੇ ये 1 भी तो लिखिएगा ये भी जरूरी है फर्स्ट ईयर अलाउंस भी जरा ऐसी ना खत्म प्रॉफिट का पहले पक्का नहीं है हाँ, ठीक सर, हो गया। चलो। आगे आ जाइए दौड़े दौड़े होगी सब पढ़ लेंगे हैं पांच टैक्स फ्रॉम द आगे आइए आर्मी मैन चलो आगे चलो 5% अच्छा वो वेलफेयर सर बूथ वाले जो है ना ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਧਾ ਕਰਤਾ पाँच ਪਹਿਲੇ 10 ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਆ ਤੁਸੀਂ 10 ਵੀ ਦੇਣਾ ਦੀ ਉੱਤੇ ਮਾਫ ਸੀ ਹੁਣ 5 ਤੇ ਆ ਗਿਆ 5 ਹੋਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏ चीज़ है बूथ वालों के लिए ਹੈ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ आने वाले साल अगले में ही चलो कोई साल की मेंशन नहीं है जी आगे आएगी ये क्या उड़ा जी 9 नहीं है देखना था क्या है ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਸੈਕਸ਼ਨ 111 ਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ये है जी अमाउंट कैपिटल गेन और डिस्पोजल ऑफ शैल बी रिड्यूस बाय 15%। अच्छा ओ जो आपका जो गेन आता था 50% रिड्यूस होता था रिडक्शन हर जगह ख़त्म करती है उन्होंने वो जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज थे गवर्नमेंट हाँ जी तो और वही ख़त्म कर दी वैसे भी उधर भी पहले 3/4 कैलकुलेट होता था उधर रेट घटाता है हाँ। ये भी खत्म करता है सही चलो चलो कितने दी क्वालिटी आई साडे सरवर नाल ये उम्मीद टू 20 20 देखे हुए 1920 ये इंश्योरेंस कंपनी 15% ऑफ ग्रास अमाउंट प्रॉफिट एंड डेट का सी कोई रेट रिड्यूस रेट से ठीक है आगे आए ये इम्पॉर्टेंट है इसको गौर से देख लेना बस इसमें जो अमेंडमेंट है बाकी तो एक अगर कोई हाई आई है तो क्योंकि इसमें पूरा लॉ ही फिर अप्लीकेबल नहीं होता या टू दैट एक्सटेंट वो प्रोविजन अप्लीकेबिलिटी नहीं होती
बहुत बढ़िया Mobile है। phone manufacturing engaged in local manufacturing of mobile phone devices. क्लास देखे कहाँ से शुरू हो रही है? ये ऊपर ऊपर देखें, ये क्लास शुरू क्या, उसका सब्जेक्ट क्या? वो कहते ने सारे ही एग्जामिटर ने कंपोर्ट देने 148 की ये वन मिनिमम टैक्स, इन पे मिनिमम टैक्स नहीं लगेगा। चलो नीचे ये मिनिमम टैक्स की क्लास है। लोकल मोबाइल फोन नहीं लगेगा। हाँ इन्हों तो भी लगेगा 48 वही 48 31 दिसंबर 2021 तो प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई टू द इम्पोर्ट फॉलोइंग गुड फॉर द पीरियड कमेंसिंग फर्स्ट डे 20 तो लैके 31 दिसंबर 2021 है तो पुराना ही पुराने किसी ने बेनीफिट देता है। The provision shall not apply on the import of 30 million adult mark receive और SR वाला इधर उनके ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ USA ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਦੇ, ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਵੀ ਲਿਓ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ provision से 40 shall not apply on the import of drones donated as agricultural area government to of China। माफी इस जो मर्जी मंगवाओ। ਜੀ ਸੈਨਮੈਨ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਸੈਨਮੈਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਟੈਕਸ ਹਾਲੀਡੇ, ਇੱਥੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਵੀ ਮੰਗਾਓ ਜਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ, आगे आ जाए। ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਅਦਾਕਾਰ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਉਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਟਰਕੀ ਤੋਂ ਬੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਸਕਾਫਤੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲਚਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। पूरा कर रहे हैं। नहीं ये नहीं आगे चले। ਚਲੋ यहाँ से रेड लाइन। ਉਹ ਰੈਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਰੈਡ। ਐਗਜ਼ਾਮਸ਼ਨਾਂ ਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਮਿੱਟੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई टू इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट एज डिफाइंड इन स्पेशल। हाँ वो क्योंकि स्पेशल जून को दी है तो इम्पोर्ट सपोर्ट उसकी जो है आगे 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 आगे। ये कुछ मिट्टू है ये उधर 86 वही क्लास पुरानी थी, इन्वेस्टमेंट एमनेस्टी नहीं थी जी 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 कि वो ऐ ना एरिया तुसी टाइम गुजर गया उन्होंने कहा मिट कर लो कि आप इन्वेस्टमेंट करें, काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर कुछ उसमें से हाँ जी आगे ठीक है ना। वो जो 18 में खत्म हो गया, उसके बाद मुकम्मल हो गया। चलो जी थैंक यू वेरी मच जी। सर इससे पहले इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ऑलमोस्ट हमने मुकम्मल कर लिया। कुछ सवाल अब जनरल लेकर का है 2-4 मिनट। सिर्फ एक दफा 7E का दोबारा इन्फॉर्म करना सर। 7E जो है डीम्ड इनकम वैसे तो कल बहुत उसको फिर उधर बैठ के कर लेते हैं, मैं नहीं कर ठीक है उधर बैठ के कर लेते हैं। मैं इंतहाई मशकूर हूँ अपने तमाम पार्टिसिपेंट्स का। आज लाइट ना होने के बावजूद इतनी गर्मी में इतनी मोहब्बत से इतने केयरफुल होकर उन्होंने टाइम दिया। तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आज ख़त्म हो गया। हम कोशिश करेंगे मंगल को और बुध को इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं उसके ऊपर हम अपने लेक्चर्स कर लें, तो वो हम अकॉर्डिंगली, लेकिन ये एग्जैक्ट टाइम वो इंशाल्लाह ग्रुप के अंदर मैसेज आ जाएगा। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।